हमारा चैप्टर दैट इज़ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। हमारे 2 चैप्टर रह गए हैं और हमारे पास लेक्चर्स अभी हैं, 4 लेक्चर हैं, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा रिस्क मैनेजमेंट, उसमें से हम एक डॉक्यूमेंट भी बनाएंगे और वो प्रोजेक्ट के हवाले से आप रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई, कैसे लिखते हैं, उसका कैसा रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं, तो वो भी एक लास्ट डॉक्यूमेंट सबमिट कराना होगा। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट जो है एक फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट एरिया के अंदर से एक नॉलेज एरिया है। एंड असाइनमेंट की सबमिशन में देख रहा था 30 के करीब लोगों, और क्लास में स्ट्रेंथ देखें उतनी ही आ जाती है, 22, 23, बस 24, और इससे भी कम बाजुकत होती है। ओके जी, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं और इम्पोर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। रिसर्च ये कहती है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो फेलियर की वजह भी बनती है, वो एक वजह उसमें से एक कम्युनिकेशन होती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन या इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन। वो कहते हैं कि प्रॉपरली कम्युनिकेट ना कर पाए टू डिलीवर और टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द राइट पर्सन एट द राइट मोमेंट। अगर आप राइट इंफॉर्मेशन राइट पर्सन पे राइट टाइम पे डिलीवर या इंफॉर्मेशन ले ना पाए या दे ना पाए तो उसकी वजह से प्रॉब्लम अफेक्ट हो रहे होते हैं। और अमूमन हमेशा ये टीम के अंदर कम्युनिकेशन का गैप आ जाता है और प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया जाता। एंड राइट नाउ अभी क्लाइंट से या कस्टमर से या स्पॉन्सर से कम्युनिकेशन करना वो एक अलग चीज़ है, और जो टीम के साथ कम्युनिकेशन करना वो एक अलग चीज़ है। तो जो ग्रेटेस्ट थ्रेट है वो कम्युनिकेशन है। और हाँ, जो हम आईटी के लोग होते हैं वो ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपने टीम मेंबर से। जिस तरह जब कोई चीज़ प्रेजेंट करने के लिए दी जाती है तो चीज़ आती है बट उसको प्रॉपर डिलीवर या प्रेजेंट नहीं कर पाते। सो हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रो नहीं कर पाएंगे, सक्सेस की तरफ नहीं जाएंगे। काम तो कर रहे होंगे बट प्रॉपरली कहते हैं ना कि कैरियर में एक्सेल करना, एडवांस करना, तो जिसकी स्किल्स भी अच्छी होती है, इंटरपर्सनल स्किल्स में कम्युनिकेशन है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीक, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये अगर अच्छी है तो आप उसमें ग्रो करें। इसके साथ एक और चीज़ भी ख्याल रखना है कि ये नहीं है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और आपको टेक्निकली वीक है तो आप सस्टेन कर पाएंगे, ऐसा कतई नहीं होता। आपके अंदर अगर टेक्निकल नॉलेज भी है, टेक्निकल नॉलेज से मतलब है कि हमारी आईटी फील्ड से, डेवलपमेंट से, कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई भी आपकी फील्ड है, आप क्वालिटी एश्योरेंस पे जाते हैं, टेस्टिंग साइड पे जाते हैं, डिजाइनिंग साइड पे जाते हैं, डेवलपमेंट में सो मैनी अदर जॉब्स आपके पास अवेलेबल है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन या एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे, वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे जाना चाहते हैं या एम्बेडेड एप्लीकेशन पे जाना चाहते हैं, तो आपकी अगर डेवलपमेंट स्किल्स में किसी भी एरिया सेक्टर में है बट आप उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट जब मौका मिलता है प्रेजेंट करने का आइडिया या इन फ्रंट ऑफ टीम या इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट्स, तो आप प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो फिर वो आपकी जो लैकिंग फैक्टर है वो रहता रहता है और फिर आपको एडवांसमेंट जो है, वो ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली नहीं मिल रही होती। अच्छा जी, हमारे भी जिस तरह हर नॉलेज एरिया में, हमने इससे पहले जो नॉलेज एरिया क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ा था और वो कोर नॉलेज एरिया था, और क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर 3 मेजर सब प्रोसेसेस थे: क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। और जो हमने वो टेक्निक्स देखी थी, वो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर टेक्निक्स लगाई जाती हैं जिसको परीतो एनालिसिस कहते हैं, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, स्टैंडर्ड डेविएशन, और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, ये क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स वाली टेक्निक है जो बनाई जाती है। और हर एक अपना मकसद है कि देखना है कि जो भी हमारे प्रोसेस हैं वो कुछ ये देखा जाता है कि परीतो एनालिसिस, लेट्स से, ये मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, परीतो एनालिसिस 80-20% रूल ये कहता है कि 80% ऑफ द प्रॉब्लम आर ड्यू टू द 20% ऑफ द कॉजेस। तो जो बोन ऑफ कंटेंशन है या कॉज की जो वजह है उसको रिमूव करना है। वो 20% कौन से ऐसे फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो असरअंदाज कर रहे हैं 80% ऑफ द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते करते जो वजह है उसको अगर आप रिजॉल्व नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम फिर भी करोगे। मैंने एग्जाम्पल देके मिसाल दी थी, अगर डेडलाइन पे काम नहीं मीट हो रहा या काम
नहीं कंप्लीट हो रहा, इसको टैकल करने के लिए हल तो है कि आप अपने रिसोर्सेज ज़्यादा लगा दें, एक्स्ट्रा टाइम लगा लें, जो आपके पास हॉलीडेज हैं उसको स्पेंड करें, मैन पावर अपनी बढ़ा दें, एक्सपर्टीज दे दें या कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें। ये तो इसके सारे रेमेडीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बट ट्राई टू फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉब्लम के क्यों क्यों टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ। क्या टास्क नहीं समझ आई, या टास्क में प्रॉब्लम थी, या टास्क प्रॉपरली बंदे को एलोकेट नहीं की, या डेडलाइन जो टाइम दिया गया था वो प्रॉपरली सफिशिएंट नहीं था, या चेक एंड बैलेंस नहीं था, कोई गाइडेंस सर्वेलेंस नहीं, मॉनिटरिंग नहीं थी। तो वो सारी चीजें अगर लैकिंग फैक्टर अगर आ रहे हैं, उस फैक्टर्स को आपने इंप्रूव करना है सो दैट ये प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो। तो कम्युनिकेशन के अंदर भी सब प्रोसेस हैं, कम्युनिकेशन प्लानिंग है, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बड़ा स्मॉल एंड कहते हैं ना कि बड़ा स्क्वीजी सा चैप्टर एक है और फैसिलिटेटिंग नॉलेज एरिया में आता है। मैंने आपको बताया था शुरू में जब हम नॉलेज एरिया देखते हैं, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, HR और प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। कोशिश करेंगे HR तक चले जाते हैं, बट ये है कि रिस्क मैनेजमेंट तक ही रहने देंगे और आगे फिर वो ज़्यादा फिर वो जो प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है प्योर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो आ जाता है चीज़ें जो परचेजिंग और रिकॉर्डिंग, कैप्ट कीपिंग और उसके हवाले से इंफॉर्मेशन उसमें आ जाती है। बट HR तक जो है वो आप इजी टैकल कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन प्लानिंग है, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर है। ये 4 इसके सब प्रोसेस हैं और वन बाय वन हम इसमें देखेंगे। और बेसिकली सबसे पहले ये इसके अंदर भी एक डॉक्यूमेंट ही बनाया जाता है कि हमारे स्टेक होल्डर्स क्या हैं और किस किस के साथ हमने कम्युनिकेशन किस फॉर्मेट में करनी है। ये सारा एक डॉक्यूमेंट में बनाया जाता है और हमारे कम्युनिकेशन करने के स्टैंडर्ड्स क्या हैं और किस मोड में हम कम्युनिकेशन करेंगे। डेफिनेटली जिस तरह हम LMS को यूज़ कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं और उनके साथ किस मोड ऑफ वे में कम्युनिकेशन करनी है, किस डेडलाइन को मीट करना है, किस फॉर्मेट में सब, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, टाइमली इंफॉर्मेशन किस टाइमिंग के हवाले से आ जाता है कि किस टाइम पे किस स्टेक होल्डर से कम्युनिकेशन करनी है। और फिर साथ साथ जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग मींस हम उसकी इंडिविजुअल प्रोग्रेस भी ले सकते हैं टीम मेंबर की और प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस भी साथ साथ आप रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं टाइमली आर्टिफिक्स दे रहा हूँ, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे, और जो वक्त के साथ साथ जिसकी चीज़ें आती जाएंगी। और मैंने बताया कि अगर कोई लेट्स से एक डॉक्यूमेंट था, मैंने WBS मांगा, अगर WBS के साथ आपने पिछले डॉक्यूमेंट में डाल दिए तो उसको मैं एवेल्युएट ही नहीं करूँगा, बेशक आप सबमिट कराते रहे। तो ये सारी चीज़ें जो अपने वक्त के साथ काम कर रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे भी परफॉर्म कर रहे हैं, उनके उसके मार्क्स उस हिसाब से लगेंगे और जिनके नहीं है कुछ भी, वो जीरो लगेंगे। डेफिनेटली उन्होंने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया या कुछ भी सबमिशन नहीं करी। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर जो फेज है, हम अभी सिर्फ इनिशियल डेफिनेशन देख रहे हैं प्रोसेस की। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर यही है कि एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपने प्रोजेक्ट को क्लोज वाइंड अप करना होता है, क्या लेसन लर्न किए हैं और उसकी पूरी आर्काइव लॉग वगैरह मेंटेन करनी होती है। अब हम आ जाते हैं कम्युनिकेशन प्लानिंग, यानी अब हमने क्या क्या करना है और किस तरह चीज़ें करनी है। और आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में एक कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान का एक डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है जो कि बनाया जाता फॉर्मली कि ज़ुबानी कलामी कभी भी कोई चीज़ नहीं होती। अगर हमने कम्युनिकेशन करनी है वो भी डेफिनेटली फॉर्मल और इनफॉर्मल वे होते हैं। फॉर्मल वे में किस तरह करना है, मगर उसको पहले डॉक्यूमेंट किया जाता है, जिस तरह बिजनेस प्रोसेस या SOPs बनाए जाते हैं कि हमने किस तरह करना है। Every project should include some type of communication management plan, a document that guides communication, stakeholder analysis, और ये सारी चीज़ें आपको एक प्लान डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। फिर स्टेक होल्डर एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए स्टेक होल्डर क्या और स्टेक होल्डर एनालिसिस। स्टेक होल्डर एनालिसिस हमने जब देखा था, स्कोप मैनेजमेंट पढ़ा था, और स्कोप मैनेजमेंट में हम जब प्रोजेक्ट इनिशिएशन की बातें कर रहे थे कि प्रोजेक्ट में स्टार्ट करना है, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है अमंग द वेरियस प्रोजेक्ट्स अवेलेबल, तो हमने स्टेक होल्डर एक एनालिसिस, एक चार्ट पढ़ा था। हमने रप में भी स्टेक होल्डर की प्रोफाइल बनाई जो रप ने फॉर्मेट मेंशन किया है। रप का फॉर्मेट अगर आपको याद हो, आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें स्टेक होल्डर का जो प्रोफाइल बनती है उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स हैं। पहले में आ जाता है नेम, अगर आप किसी एक्चुअल क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो आप उसका नाम लिखेंगे, वरना यू जस्ट राइट nil और नॉट रिप्रेजेंटेटिव। देन सेकंड एट्रीब्यूट इन द स्टेक होल्डर प्रोफाइल इज टाइप, उसकी टाइप क्या है, प्राइमरी है, सपोर्टिंग या सेकेंडरी एक्टर है, किस तरह का एक्टर। फिर डिस्क्रिप्शन अबाउट
1 to 2 लाइन अबाउट दैट स्टेक होल्डर, उसकी इंडिविजुअल जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो भी उसकी प्रोफाइलिंग आ जाती है, फिर उसकी इन्वॉल्वमेंट, फिर उसका सक्सेस क्राइटेरिया, फिर उसके डिलीवरेबल, फिर उसमें जो एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट तक कोई कमेंट्स या इश्यूज के हवाले से कुछ बात करें। ये रब का एक फॉर्मेट था। फिर हमने एक स्टेक होल्डर एनालिसिस देखा जो एसपीएम वगैरह ने बनाया कि लेट्स से उसके बारे में कुछ ऐसे थे कि यूनिक फैक्ट्स बता दें, ठीक है। फिर उसकी इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोजेक्ट है, इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोजेक्ट है, उसका नाम शुरू में आ जाता है, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी आ जाती है। फिर इसमें खास बात थी, एक एट्रीब्यूट था सजेशंस फॉर मैनेजिंग द रिलेशनशिप। सजेशन फॉर मैनेजिंग द रिलेशनशिप किसके साथ? उस स्टेक होल्डर के साथ। जब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्या उनमें बातें ऐसी लिखी है कि उनको आप वो मैनेजर ने बनानी होती है और मैनेजर ने ही टैकल करनी होती है। तो बेसिकली वो जो स्टेक होल्डर एनालिसिस है वो आपको हेल्प आउट करता है कि किस तरह है, क्या पर्सनालिटी है, क्या इंटरेस्ट है, किस तरह अगर रिलेशनशिप इसमें खराब हो जाता है टीम मेंबर के साथ फॉर एग्जांपल, तो उसको कैसे सुधारा जाए या किस तरह उसको कोप अप किया जाए। तो प्लान के अंदर आपको जो है जब आपने कम्युनिकेशन प्लान बनाना, जब आपको सारे स्टेक होल्डर्स का पता होना चाहिए, तो स्टेक होल्डर प्रोफाइल आपको फैसिलिटेट करे। It's on means it facilitate on while communicating with the stakeholders and you know the next thing is stakeholder analysis भी आपके पास आ रहा है। अब जो कम्युनिकेशन प्लान है उसके अंदर, उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या मेजर कंटेंट्स होंगे, ये पॉइंट्स मतलब इसको डिस्क्राइब किया गया होगा डिटेल में। और डिस्क्रिप्शन ऑफ कलेक्शन फाइलिंग स्ट्रक्चर फॉर गैदरिंग स्टोरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो पहला पॉइंट है आप डेफिनेटली बताएंगे कि किस किस तरह की इंफॉर्मेशन है, किस किस फॉर्मेट में आपने करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर डिस्क्राइब व्हाट इंफॉर्मेशन गोज टू व्हेन, हु एंड हाउ एंड व्हेन, कौन सी इंफॉर्मेशन किसके पास कब किस तरह जा रही है आपके प्रोजेक्ट के हवाले से। फिर कम्युनिकेटिंग की प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, उसका फॉर्मेट क्या होगा, शेड्यूल टाइमलाइन क्या होगी, एक्सेस मेथड्स, अगर आपने एक्सेस करना है या प्रोवाइड करना है या डिलीवर करनी है कोई चीज़, कोई एक्सेस करनी है तो वो उसके मीन्स कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, क्या प्रोटोकॉल्स होंगे। A method for updating the communication management plan for progress and project progress and develops, और उसके प्लान को कैसे अपडेट करने का स्टेक होल्डर एनालिसिस भी आपको जरूरी है। ये स्टेक होल्डर एनालिसिस का एक चार्ट आपके सामने आ रहा है, ठीक है जी। ये स्टेक होल्डर एनालिसिस है, लेट से एक चार्ट दिया गया है और आप अपने तौर पे भी अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं आप उसको भी, ये बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ है। जब अपने आप फाइनल प्रोजेक्ट्स के लिए जाते हैं तो आपके पास जो स्टेक होल्डर जो है आपके टीम मेंबर्स हैं, स्टेक होल्डर में आपके वो लोग आ जाते हैं जो प्रोजेक्ट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व जुड़े हुए हैं। वो आपके टीम मेंबर्स भी हैं, वो आपके क्लाइंट्स हैं, वो आपके स्पॉन्सर हैं, वो कोई भी हो सकता है। तो आपने प्रोफाइल तो अलग बनाई हुई है, मगर ये जो एक चार्ट है ये आपको एक आसानी प्रोवाइड कर रहा है कि एक्सक्यूज मी, बेसिकली नॉट फीलिंग वेल, और पहले मैं सोच रहा था कि लेक्चर को जो है पोस्टपोन कर दूं या ना लेक्चर दूं, बट फिर मैंने कहा कि नहीं, कोई लेक्चर मिस नहीं किया तो एक रिकॉर्ड भी होना चाहिए कि लेक्चर कंटिन्यू करना चाहिए। तो स्टेक होल्डर आपके पास सारे नाम आ जाएं, फिर आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट आपने उनको उनसे लेने हैं या आपने उनको प्रोवाइड करने हैं या आपने उनसे लेने हैं। डेफिनेटली स्टेक होल्डर जो है एनालिसिस, वो एक मैनेजमेंट का मैनेजर बंदा या उसका कोऑर्डिनेटर बंदा मैनेज कर रहा है, तो डॉक्यूमेंट इनसे आपने ये डॉक्यूमेंट लेने हैं, इस फॉर्मेट में लेने हैं, इनसे रब्ता करना है लेट से, और ये ड्यू डेट है। तो ये सारी चीज़ें एक जो स्टेक होल्डर एनालिसिस फॉर कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, तो कौन से स्टेक होल्डर है, किस डॉक्यूमेंट पे वो लेट से काम कर रहे हैं या उनसे अपने डॉक्यूमेंट पे लेना है, रब्ता किससे करना है या ड्यू डेट क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अब लेट से जी स्टूडेंट जो नए ज्वाइन करते हैं वो काइंडली जो है अपना जो है माइक्रोफोन है वो डिसेबल करके आया करें, तो स्ट्रेंथ बढ़ रही है डेफिनेटली। इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिलीवर करना, प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल कल जो पाकिस्तान का मैच था, डेफिनेटली आई एम क्रेजी अबाउट क्रिकेट आल्सो, आई होप यू लाइक इट टू। तो वो हम देख रहे थे और जो है अच्छा स्कोर किया पाकिस्तान ने, विन भी किया।
और फिर भी मुश्किलात और प्रॉब्लम हो रही थी, इतना स्कोर करके भी पाकिस्तान उसको डिफेंड करने मुश्किल हो रही थी, और वहाब रियाज की ब्रिलियंस काम आई और उसने राइट लास्ट मोमेंट्स पे आपके उसकी विकेट ली और वो मैच टर्न कर दिया। तो बात ये एक्सपीरियंस फिर भी मैटर करता है, यंग ब्लड भी जरूरी है बट एक्सपीरियंस भी। इसी तरह आप अगर हमारे डिपार्टमेंट में देखें तो एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स हैं और साथ साथ वक्त के साथ साथ इंडक्शन ऑफ न्यू फैकल्टी मेंबर जो हमारे डिपार्टमेंट का पार्ट है वो होती रहती है, और वो एक जेल अप हो जाता है और एक न्यू एक फ्रेश जब स्ट्रीम आ जाती है और नया पैशन एक लेके आते हैं तो सब लोगों को मोटिवेशन मिलती है। बाज़ हमें तो अब ऐसा लगता है कि मोटिवेशन ज़्यादातर हम उनको दे रहे होते हैं, और तो इसलिए कहते हैं कि आप लोग अभी यंग हैं, अभी आपकी एज कम है, आप एफर्ट कर सकते हैं। आप हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डबल शिफ्ट में जॉब्स करते हैं, ठीक है, और पढ़ते भी हैं और जॉब्स भी करते हैं, फ्रीलांसिंग काम करते हैं, तो आप कर सकते हैं। यू हैव ऑल द एनर्जी एट दिस मोमेंट। फिर वक्त के साथ साथ फिर जो जो आपके पास जिम्मेदारियां आती जाएंगी, फिर आप मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो राइट इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन करना, राइट पर्सन को डिलीवर करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, और टेक्नोलॉजी पे आप रिलाई करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन ये जो है ना, ये व्हाट्सएप वगैरह, ये मैसेंजर, इन लोगों पे बिलीव नहीं करती। उन्होंने अपना एक इंटरनल कम्युनिकेशन का एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाई हुई है, या उन्होंने कोई अपना एक बनाया हुआ है कि अगर इंटरनल कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन करनी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन दैट जो कंपनी की जो ऑफिस आवर्स हैं, तो वो उसमें उसके उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है या सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, वहीं पर मैसेजिंग और लॉग्स और सारी चीज़ें और कम्युनिकेशन हो रही होती है। एंड यू कैन यूज अदर ऑप्शंस लाइक इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट या डिसमिनेट करने के लिए यू कैन यूज सोशल कम्युनिटी साइट्स आप यूज कर सकते हैं, मैसेजेस वगैरह यूज कर सकते हैं, या अपने ग्रुप बनाए हुए। तो आई प्रेफर के जो अपना एक कम्युनिकेशन का एक डिपार्टमेंटल लेवल ने बनाया होना चाहिए, और वो उस पर ट्रस्टवर्दी भी होता है, सिक्योर्ड भी होता है, और आप उस पर रिलाई भी करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कि इंफॉर्मेशन किस लेवल की है। अगर ट्रस्टेड या सिक्योर्ड है या क्रेडेंशियल उसके हाई है तो डेफिनेटली आप इंटरनल एप्लीकेशन बनाए तो ज़्यादा सूट करती है। वरना इंफॉर्मेशन तो सारी आप समझ लें जो आप व्हाट्सएप वगैरह पे कर रहे हैं वो सारी डिकोड हो रही होती है, और आपकी गलत फहमी है, ये हमारी पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट या हमारी ऐसी साइबर क्राइम की एजेंसीज है वो ये भी डिकोड करती हैं। उनको इनको इनको भी एक्सेस अलाउ होता है कि सो दैट इस पे से भी देख सकेंगे ये लोग क्या कर रहे हैं। तो फॉर्मल इनफॉर्मल मेथड्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, और इनफॉर्मल वे में कम्युनिकेशन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो इंफॉर्मेशन जो है इनफॉर्मली कैजुअल वे में डिलीवर की जाती है। वो उसकी सीवियरिटी लेवल इतना नहीं होता, वो जस्ट एक इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए होती है। बट जब आपने प्रॉपरली उसको ऑथेंटिकेटेड वे और ट्रस्टेड वे से करना है तो वो फॉर्मली वे में आप कम्युनिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर्मली वे में जिस तरह मीन ऑफ मेथड होगा उस तरह आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और डिलीवर करेंगे। तो जिस तरह हम असाइनमेंट वगैरह या आर्टिफैक्ट की चीज़ें देते हैं तो मैं डिस्क्राइब करता हूँ इस टाइम पे ये डेडलाइन है, अनटिल आप ये प्लस इस फॉर्मेट में इस तरह पैटर्न में, और चीज़ें कोई गाइडेंस के वाले से भी चीज़ें हो रही थी, तो फिर लोग उसको फॉलो करें। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो व्हाट्सएप पे भी करते हैं, सर हमारा ये नहीं चल रहा, आखिरी मोमेंट मिनट से 3 मिनट है, 2:55 में कहेंगे या 3:05 कहेंगे, सर ये देखें अभी हो नहीं रहा था, ये मैं आपको असाइनमेंट, तो ना मैं एक्सेप्ट करता हूँ ना कुछ, क्योंकि मैंने अगर एक एक्सेप्ट की तो सब कुछ एक्सेप्टेंस हो जाएगी। तो वो जिसने डेडलाइन को फॉलो नहीं किया, जिसने उस मीन ऑफ मोड को फॉलो नहीं किया, तो वो फिर एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो ये आपकी प्रैक्टिस आपकी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोफेशनल लेवल पे भी ऐसे हो रहा होता है, तो ऐसे करना चाहिए। ठीक है, हमने प्लान बनाया, हमने देखा कि इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट राइट टाइम राइट पर्सन तो करनी है, बट उसमें जो मोड ऑफ आप कहते हैं कम्युनिकेशन या आप कम्युनिकेशन चैनल जो है वो आपने डिफाइन करना है, वो रिलायबल होना चाहिए, वो किस टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप फॉलो करेंगे। ये जो स्लाइड है ये बता रही है कम्युनिकेशन चैनल को जितने नंबर ऑफ पर्सन जो है वो टीम में बढ़ते जाएंगे उतने कम्युनिकेशन चैनल बढ़ेंगे, उतनी कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। इसका जो फार्मूला है वो आपको नजर आ रहा है कम्युनिकेशन चैनल का, n into n-1 डिवाइडेड बाय 2, where n is the number of person। जितने नंबर ऑफ पर्सन आप टीम में बढ़ाएंगे और उतना कम्युनिकेशन चैनल बनेंगे। फॉर एग्जांपल 4 पीपल है तो इसमें 4 into 3 into डिवाइड बाय 2 जो है वो 6 कम्युनिकेशन पाथ बन रहे होंगे। अब ये देखें कि ये स्लाइड आपके पास अगर है लेट से
ये 4 अगर आपकी टीम में बंदे हैं, 4 तो होते ही हैं जो लेट्स से प्रोफेशनल जब बात करते हैं, आपके टीम मेंबर हैं, टीम लीडर है, और फिर आगे ऊपर सीनियर मैनेजमेंट मैनेजर आ रहा होता है, वो सारे। अब इसका मतलब ये है कि 6 पाथ बनेंगे, 6 कम्युनिकेशन के पाथ बनेंगे। इन लोगों को 6 डिफरेंट पाथ से एक दूसरे को कोऑर्डिनेट और कम्युनिकेट करना। तो जितने नंबर ऑफ कम्युनिकेशन जो नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाते जाएंगे, उतनी कम्युनिकेशन चैनल, उतनी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। उतना मैनेजर को लोगों को टैकल करना या इंफॉर्मेशन लोगों को टैकल करने के साथ साथ इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना ऑन टाइमली और ऑन टू द राइट पर्सन। मैं एक मिसाल देता हूँ समझाने के लिए, सॉरी। मिसाल देता हूँ नेटवर्क के हवाले से। आपने नेटवर्क जब पढ़ा होगा, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का बेसिक सब्जेक्ट। आप नेटवर्क पे जब आप एक मैसेज भेजते हैं, आपके पास 1 to लेकर 100 तक आपके पास नोड है, और अगर आप एक बस टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं, लेट्स से टोपोलॉजी एक उसका आर्किटेक्चर होता है कि कैसे आपके सिस्टम जो है वो आपस में कनेक्टेड है और कैसे वो कम्युनिकेशन करेंगे। अगर बस टोपोलॉजी करेंगे तो वो जो मैसेज है, अगर 1 ने 5 को भेजना है तो वो, या 15 नंबर पीसी ने 25 को भेजना है, तो वो 15 का मैसेज जो है वो 100 तक जाएगा और 15 से इधर जो इस दोनों तरफ ट्रैवल करेगा until unless you don't have any हार्डवेयर डिवाइस लाइक दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटर, तो वो मैसेज को खत्म करे, वरना तो चोक डाउन हो जाएगा और नेटवर्क पे कंजेशन और ये सारी चीजें हो जाएगी। दैट्स अ पुअर टोपोलॉजी, और वो उसको अप्लाई करना। फिर इस तरह इंटेलिजेंट डिवाइसेस यूज होती है, जिस तरह दैट इज कॉल्ड एज ब्रिज और स्विचिंग। तो ये इंटेलिजेंट डिवाइसेस हैं। और अगर आप हब की बात करें, तो हब जो है वो इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती, मगर स्विच ब्रिज है वो अपने अंदर एक डेटाबेस टेबल मेंटेन करते रहते हैं, और फिर वो 1 to 1 पाथ और कहाँ राइट भेजना है, लेफ्ट भेजना है, ये सारी उसकी एक हिस्ट्री मेंटेन कर रहे होते हैं। और वो उसके अंदर फिर एल्गोरिदम्स भी, स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम है वो इम्प्लीमेंट हो रहा होता है कि सो दैट लूप पे मैसेज फंसा ना रहे और वो कंजेशन या ना हो जाए। फिर आस्ता आस्ता अगर आप राउटर वगैरह यूज करें विद इन द नेटवर्क राउटर, अगर आपके पास पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो राउटर भी यूज कर सकते हैं, वरना राउटर जो है वो वैन को लैन को वैन के साथ वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए राउटर को यूज किया जाता है। तो बात यह है कि जितने नंबर ऑफ नोड्स बढ़ाएंगे, उतनी कम्प्लेक्सिटी, उतने कम्युनिकेशन पाथ, उतने चैनल बढ़ते जाएंगे। तो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो इसमें सिर्फ ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत, जो समझने की जरूरत है कि जितने जितने आपके पास टीम में मेंबर बढ़ते जाएंगे, उतनी प्रोजेक्ट में कॉम्प्लेक्सिटी को टैकल करना, उस टीम के इश्यूज को टैकल करना, टीम में भी अपने इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट के तो इश्यूज होते हैं, टीम प्रोजेक्ट में जो इन्फॉर्मेशन चल रही है, कुछ सजेशन है, कोई गाइडेंस है, या कुछ आपने कैसे प्लान दिया हुआ है उसको वो प्रोपोगेट, वो सारे जो मैनेज करना मैनेजर के लिए फिर एक वबाले जान बनते जाएंगे। फिर दैट इज वाई कि टीम को मैनेज करना, फिर टीम के अंदर जो इश्यूज आते हैं उसको ही मैनेज करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये एक स्लाइड बता रही थी कि इम्पैक्ट जो है नंबर ऑफ पीपल का, जो वो ग्रो होता है नंबर ऑफ पीपल इन द टीम, वो कम्युनिकेशन पाथ, कम्युनिकेशन चैनल बढ़ते हैं और उतनी पे कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, व्हिच अ मैनेजर हैज टू मैनेज इट। देन वी हैव परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, कि आप जब आप अपना टीम में काम कर रहे हैं, लोगों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और तो साथ साथ फिर जो है उनकी जो परफॉर्मेंस, उनको जो टास्क दी है, उनको जो डेडलाइन दी है, वो भी वक्त के साथ साथ जरा चेक करते जाए। तो ये जो क्विजेज हैं, ये जो असाइनमेंट्स हैं, ये सब पार्ट्स हैं, ये वक्त के साथ साथ जो है ये चलते जाएंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि एट द एंड मैं वाइवा भी लूँगा, और वाइवा भी आपके फाइनल पेपर या फाइनल पेपर का कुछ लोग पैटर्न पूछ रहे थे, अभी डिफाइंड नहीं होता कि कैसे है, क्या चीज़ है। ऑनलाइन ये पता है लगा कि ऑनलाइन पेपर होंगे, वो उसके अंदर कैसे होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, सॉरी सीआर ने रिक्वेस्ट की थी वकार, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट बिकॉज कि फाइनल पेपर जो है वो क्या होगा, क्या पैटर्न होगा, ये मुझे नहीं पता। जो मैंने पढ़ाया है वो सब कुछ इंक्लूड होगा। जहाँ तक मिड टर्म मैंने पढ़ाया था, और वो आई थिंक सो स्कोप मैनेजमेंट की जो कुछ प्रोजेक्ट सिलेक्शन की शायद टेक्निक्स थी, और वो हमने कुछ टेक्निक देखी थी शायद, या नहीं देखी थी। जी वकार, जरा अपना माइक्स जो है एनेबल करके जरा बताएं। यस सर।
कहाँ तक हमने देखा था जो मिड टर्म है? सबमिटर में हमारी वो याद आ रहा है, किसी को याद आ रहा है? हमने सर 4 वो स्लाइड्स की थी, आई थिंक उसमें मुझे वो स्लाइड्स के नेम्स याद इनिशियल नहीं है अपने की थी, क्योंकि जी। अभी हम स्कोप जी वो मैनेजमेंट वाली प्रोजेक्ट स्लाइड्स सिलेक्शन की टेक्निक्स थी। स्कोप मैनेजमेंट वाला सारा चैप्टर नहीं हुआ था, वो शुरू की स्लाइड थी जो स्कोप में सिलेक्शन की बेसिक टेक्निक थी, शायद वहां पर हमने प्रोजेक्ट चार्टर और स्कोप मैनेजमेंट की जो, क्योंकि आगे तो नेट वेटेड स्कोर मॉडल और ये सारी टेक्निक्स जो है वो हमने आगे पढ़ी है, वो सारी कैलकुलेटिव। तो मेरा कोशिश ये होगी कि ज्यादातर पेपर प्रैक्टिकल बनाया जाए, जितना मेरी ऊज में भी HCI में पढ़ा रहा हूँ, मैं 7th सेमेस्टर को पढ़ा रहा हूँ, बी सेक्शन को पढ़ा रहा हूँ, मैंने सारे बी सेक्शन ही लिए, क्योंकि फिर ए वाले कहते हैं कि अगर मैं ए भी लेता किसी का सेक्शन तो फिर वो सारे मसला कहते कि आप हमारे भी सेक्शन लें। तो ऊज वाले भी, SPM वाले भी, दूसरे सेक्शन वाले भी कह रहे हैं हमारा सेक्शन पढ़ा दें, हमारा सेक्शन हमें पढ़ा दें, 7th वाले ए सेक्शन के हमें पढ़ा दें। तो मैंने एक एल्गोरिथम पकड़ा और मैंने सारे बी सेक्शन पढ़ाना शुरू किया। मैंने HCI भी 7B को पढ़ाया, SPM भी 6B को पढ़ाया, ऊज भी 5B को पढ़ाया। तो तो फिर मैं इसी वजह से अपनी स्टडी की वजह से बच गया, नहीं तो मेरे ख्याल से HOD के भी लोगों ने कान खा लिए थे जो आके के सर हमने उनसे पढ़ना है। लोग अपने फीडबैक और ये चीज़ अप्लाई करते हैं, उनका मतलब जो डिपार्टमेंट जिस तरह कहता है, जिस तरह टीचर्स पे उसके साथ सिंक्रोनाइज करते हैं। तो वो जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन टेक्निक्स हैं स्कोप मैनेजमेंट की, वहाँ से लेकर एंड तक जो कुछ पढ़ाया है, जिस तरह कराया, वो सब पेपर में इंक्लूड है। अब मेरी कोशिश ये होगी ज़्यादातर प्रैक्टिकल एनालिटिकल बनाया जाए, और जो मैं टास्क या चीज़ें भी दे रहा हूँ, कुछ चीज़ें असाइनमेंट में, कुछ ट्रिकी चीज़ें जो आर्टिफैक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें उनकी चीज़ें या उसको भी इंक्लूड किया जाए, सो दैट पता लग सके जो एक्चुअल लोग पढ़ रहे हैं या एवेलुएट कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या जिन्होंने उस पर मेहनत की है, वो उसको अटैम्प्ट या चीज़ें कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी होंगे जो ज़ाहिर बात है एनालिटिकल टाइप ऐसे होंगे कि जो जिसने एफर्ट की होगी या जिसको समझ आया होगा या वो चीज़ें वो इसको समझ के कर देगा। अटैम्प्ट तो सब लोग करते हैं, मगर उसको सक्सेस की तरफ लेके जाना। तो ज़्यादातर एनालिटिकल प्रैक्टिकल टाइप अप्रोच मेरी होती है, थ्योरेटिकल को कम से कम रख के एनालिटिकल और प्रैक्टिकल टाइप पेपर को अभी बनाया तो नहीं है, डेफिनेटली किसी ने नहीं बनाया, बट प्लान है। ठीक है, आई होप मैंने इसका जवाब दे दिया है। और अगर आप समझते हैं डेफिनेटली, क्योंकि कोई भी नहीं बता सकता कि जी 2 सवाल इस तरह होंगे, 1 सवाल ऐसा ऐसा नहीं होता। ये पेपर कोई नहीं बताता, और ना ये एक अहमकाना सवाल होता है स्टूडेंट्स की तरफ से। तो कि सर पैटर्न बता दें क्या होगा, किस तरीके होगा, ऐसे क्या होगा? भाई जो पढ़ाया बस वही होगा, उसमें से मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, किसी तरीके से पूछ सकता हूँ। तो कोशिश ये कि एनालिटिकल प्रैक्टिकल ज़्यादा ओरिएंटेड है, बस ये इसी में आंसर है। किस तरह है, क्या है, डॉक्यूमेंट्स में से, असाइनमेंट में से, आर्टिफैक्ट में से, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हमने चैप्टर्स के अंदर देखी हैं, स्कोप मैनेजमेंट हमने पढ़ा, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट पढ़ा, हमने कॉस्ट पढ़ा, क्वालिटी पढ़ा, कम्युनिकेशन रिस्क, 6 चैप्टर्स हैं उसमें। उसमें ज़्यादातर देखिए किस तरह एनालिटिकल टैक्टिकल किस तरह का काम है, कितने आर्टिफैक्ट्स हमने बनाए, वो आर्टिफैक्ट में और उन टॉपिक्स में क्या रिलेशन है, किस तरह प्रैक्टिकल चीज़ें हो सकती हैं, क्या एक सिनेरियो बना के चीज़ें दी जा सकती है। तो ये बड़ा मज़े का पेपर होगा, और आई होप कि जो अपना काम करते रहे, जो समझ के करते रहे, वो उसको आराम से अटेम्प्ट भी करेंगे और करेंगे भी। परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग की बात कर रहे थे, और परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि स्टेटस रिव्यू मीटिंग्स भी आपने लेनी है, और बाय द एंड ऑफ द फेज आप फेज को एनालाइज करते हैं, रिव्यू असेस करते हैं कि whether we have completed or not, whether we have accomplished the milestones of that phase. Individual performance को progress reports भी देख रहे होते हैं, progress reports what the team has accomplished during a given period of time. Project forecasting, थर्ड स्टेप है। प्रोजेक्ट फोरकास्टिंग मीन्स कि आप प्रोग्रेस देख के इंडिविजुअल टीम की जो उस फेज की एक प्रोग्रेस है, उससे देख के आप फ्यूचर प्रेडिक्शन ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस देख सकते हैं कि यार स्मूथली चल रहा है तो आगे भी हम स्मूथ जाएंगे या कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं। तो ये सारी चीजें जो है तो स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट भी है, स्टेटस रिव्यू मीटिंग है, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग है, सारी चीजें हम देख रहे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर की तरफ आ जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जब हम ये फेज कंप्लीट कर रहे हैं या प्रोजेक्ट की क्लोजर कर रहे हैं, हमने ये चीजें करनी होती है। प्रोजेक्ट की आर्काइव बनानी है। क्या मतलब होता है आर्काइव का, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर्मल एक्सेप्टेंस एंड लेसन लर्न, ये 3 चीजें करनी होती है। ये बड़ी ज़रूरी है जब हम प्रोजेक्ट एंड कर रहे हैं, ख़ास तौर पे या उसकी हम फेज को भी कर सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट तो करना ही करना है। जब हम फेज एंड कर रहे होते हैं तो तब भी हमने ये चीज़ें देखनी है और नोट करनी है, जुबानी नहीं,
कि प्रोजेक्ट की आर्काइव का मतलब है उसकी लॉग मेंटेन करना, क्या क्या डॉक्यूमेंट थे, क्या क्या चीज़ें थी, वो सब एक एक रिकॉर्ड मेंटेन करना। जिस तरह प्रोजेक्ट की वो कहते हैं ना लॉग, एक लॉग बुक बनाना, एक आर्काइव बनाना, इसका सेम मतलब ये इसी तरह होता है कि जो भी उस प्रोजेक्ट की उस फेज की जो डॉक्यूमेंट थे वो सारा मेंटेन करना, एट द एंड उसके माइलस्टोन है वो अचीव करना, उस प्रोजेक्ट के कमेंट्स, उस फेज के कमेंट्स लिखना कि हमने क्या चीज़ अचीव की, फिर उसमें जो फॉर्मल एक्सेप्टेंस देना कि जो हमने वो चीज़, जो माइलस्टोन था वो अचीव किया नहीं किया, या क्या प्रॉब्लम्स थे, और लेसन लर्न, हमने उस चीज़ में क्या सीखा। अगर हम एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेसन लर्न जो है वो हमने क्या चीज़ सीखी और हमने उसमें से क्या हासिल किया। क्योंकि ये मैं अब आपको एक चीज़ एक रिलेट करता हूँ। आप आपने हमने जब प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट देखा था, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में हमने कहा था कि जब हम प्रोजेक्ट प्लान बनाना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट प्लान जब हम बना रहे थे, प्रोजेक्ट प्लान हम बना रहे थे, तो उसमें जब हम अदर प्लानिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से भी हम इंफॉर्मेशन ले रहे थे, और फिर हम देख रहे थे अदर प्लानिंग आउटपुट में से भी हम देख रहे थे कि हमने उसमें से इंफॉर्मेशन लेनी है, और हमने फिर ये चीज़ ये भी करनी थी कि प्रोजेक्ट जब हम कंप्लीट कर चुके होते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोजेक्ट की पूरी आर्काइव, पूरे प्रोजेक्ट की लॉग, उसकी डॉक्यूमेंटेशन से लेके, डॉक्यूमेंटेशन से भी पहले जो प्रोजेक्ट का आपका जो स्टार्ट है, जो एग्रीमेंट है, प्रोजेक्ट चार्टर है, या इससे पहले जो फिर एसडीपी है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ एक लॉग बनाना, मेंटेन करना। फिर फॉर्मल एक्सेप्टेंस, प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ या फेलियर, एट द एंड ऑफ द डे आप उसको फॉर्मल डॉक्यूमेंट में हार्ड कोड करके लिखते हैं कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीटेड, या प्रोजेक्ट नॉट बिन कंप्लीटेड, या जो भी उसकी जो स्टेटस है वो चीज़ एक्सेप्टेंस। लेसन लर्न जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक जो एक आपने एक डॉक्यूमेंट बनाना है, लेसन लर्न आपने उससे क्या प्रोजेक्ट से सीखा, उसको उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हुए सक्सेस की तरफ गया, क्या क्या सक्सेस का क्या वजह बनी, या फेलियर की क्या वजह बनी, उस क्या प्रोसेस थे, या आपके कोई टेक्निक स्ट्रेटजीज थी जो गलत हुई, और क्या लेसन लर्न किए वो, सो दैट वो जो नेक्स्ट जो आपने प्लानिंग करनी है उसमें जो उस तरह का जो प्रोजेक्ट है उसमें से फिर आप देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या लेसन लर्न किए थे, कैसे सक्सेस हुआ, ये गलती हमने नेक्स्ट टाइम नहीं दोहरानी। तो ये बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो लेसन लर्न, वो कहते हैं ना गलतियों से सीखना, तो ये लेसन लर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने चीज़ देखी। सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग जो आपको बताई जा रही है कि इम्प्रूविंग आपने प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन कैसे करनी है, कॉन्फ्लिक्ट्स को इफेक्टिवली रिजॉल्व करें। क्योंकि कहते हैं कि डिस्कशन होनी चाहिए, और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज और अमंग द टीम मेंबर्स भी आना चाहिए। लोग डिस्कस करें नहीं करेंगे तो तब तक अल्टरनेटिव आइडियाज या पॉइंट ऑफ ओपिनियन नहीं पता लगे। बगैर कन्फ्लिक्ट नहीं बने देना। एक मैनेजर ने, एक टीम लीडर ने टीम के दरमियान कन्फ्लिक्ट्स को टैकल करना है। कन्फ्लिक्ट्स को कैसे टैकल करना है, ये नेक्स्ट स्लाइड है। ये नेक्स्ट सेशन में भी हम जब ज्वाइन सेकंड जूम का सेशन शुरू करेंगे तो उसमें ये चीज़ देखेंगे कि कन्फ्लिक्ट्स को कैसे टैकल किया जाता है, क्या स्ट्रेटजीज होती हैं अगर प्रॉब्लम आए तो एक मैनेजर ने कैसे इस चीज को टैकल करना है। सजेशन फॉर इंप्रूविंग प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन, तो कन्फ्लिक्ट्स को इफेक्टिव टैकल करना है अमंग द टीम मेंबर्स। तो क्योंकि टीम में अगर ये प्रॉब्लम होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, टैकल मतलब कोऑर्डिनेशन करने में, ये काम करने में मसले मसाइल हैं, तो वो फिर प्रोजेक्ट हो नहीं पाएगा। तो इसलिए प्रोजेक्ट के इश्यूज तो एक अलग चीज होते हैं, मगर टीम के इश्यूज उससे बढ़कर आ जाते हैं, और वो वजह बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसके अंदर काम नहीं करना, मैंने इस ग्रुप मेंबर में से नहीं काम करना, बाजू आप कहते हैं हमने इस टीचर से नहीं पढ़ना, हमने इस सेक्शन में नहीं जाना, हमने ऐसे नहीं करना। तो आपके करने या कहने से कुछ नहीं होता। जब आप कमांडिंग अथॉरिटी में होंगे तब आप टैकल करेंगे। जब आप उस कमांडिंग अथॉरिटी में नहीं, आप
फिर जी डेवलप बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इस तरह की जो वर्कशॉप्स है और मतलब डिफरेंट वर्कशॉप्स अरेंज करती है कम्युनिकेशन टेक्निकल स्किल्स लेवल पे भी एबिलिटी बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज़ की, वो भी वर्कशॉप्स कर रही होती है, ट्रेनिंग्स एक्सपर्ट्स को बुला के ट्रेनिंग दे रही होती है। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स के भी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के भी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हो रही होती हैं, लेक्चर्स हो रहे होते हैं, सो दैट वहाँ एक रुझान पैदा हो। तो जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अगर इम्प्रूव होगी और उससे अच्छी कोऑर्डिनेशन और स्मूथली कम्युनिकेशन, लाजमी नहीं है कि आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल है तो उसको अप्लाई कैसे करना है, किस मोमेंट पे करना है, कैसे करना है। अगर आपने वो याद हो कि 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस, कोहेरेंटनेस, कोहेसिवनेस और कंप्लीटनेस, ये इसी तरह 6-7 अगर आपने पढ़ी है और नहीं पढ़ी थी वे बैक इन 1998 में, 22 years ago, तो आई ऑल्सो रेड बिजनेस कम्युनिकेशन, पढ़ा तो हमने ये, जब ये चीज़ें पढ़ी तो सिर्फ अप्लाई कैसे करना है। अगर आपने एक लेटर, एक बिजनेस लेटर लिखना है, एक आपने एप्लीकेशन, तो लोगों को लिखने नहीं आती, जो आप एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में लिखते हैं, क्लास काउंसिल्स को लेके आते हैं या डिपार्टमेंट में लिख रहे आते हैं, ना सिग्नेचर अथॉरिटी है, तो क्या पढ़ा आपने, क्या समझ अप्लाई किया। तो अगर अगर वहां पर ख्वारी कराई जाए स्टूडेंट्स को कि एप्लीकेशन प्रॉपर लिख के रहे, तो आधा डिपार्टमेंट तो स्टूडेंट तो वहीं पर बैठे। तो हालात ये है कि काम करना कईयों को आता भी होगा मगर जान के ड्रामेबाजी फिर करते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो सेशन है, यहाँ से इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन दोबारा शुरू करेंगे, इफेक्टिव मीटिंग्स करनी है और प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन के जो टेम्पलेट्स हैं या जो भी आपने प्लान बनाया है कि कैसे कम्युनिकेट करना है, किस वे में कम्युनिकेट करना है, किस तरह इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट और करना है, किस मोड में करना है, क्या डेडलाइंस है, ये सबको पता होनी चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप फॉर्मल कम्युनिकेशन अप्लाई करते हैं, या हमें भी जब डेडलाइन दी जाती है एवेल्यूएशन के हवाले से, सबमिशन के हवाले से, फॉर एग्जाम्पल एलएमएस की बात करें, हमें एचओडी टॉप मैनेजमेंट ने कहा कि आपको मेंटेन करना है, मैनेज करना है अपने लेक्चर्स को ऑनलाइन। शुरू शुरू में हमने लेक्चर्स वहीं पर ड्राइव पे रखे, मगर बाद में बताया गया कि इट्स डेफिनेटली टू मच क्रिएटिंग स्पेस इन दैट सर्वर, तो आप वहाँ पर लेक्चर न रखें, आप ओपन डायरेक्टरी गूगल ड्राइव कहीं और अपनी स्पेस में प्रोवाइड करें, तो वो हमने फिर रखा। बट एलएमएस को मेंटेन, कब इन्फॉर्मेशन, कहाँ लेक्चर हुआ, किस डेट पे हुआ, कितने मिनट्स में हुआ, क्या लिंक है, क्विज क्या हुआ, उसका कोई मार्क्स, उसकी कोई असाइनमेंट की सबमिशन या असाइनमेंट अपलोडेशन, वो छोटी छोटी चीज़ें हम एलएमएस में मेंटेन करें और मैनेज करें, और वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग द टीम मेंबर से रिकॉर्ड करना शुरू करें। जी, हम बात कर रहे थे कि कैसे इम्प्रूव किया जाए कम्युनिकेशन को विद इन द टीम, आपकी कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जब इम्प्रूव करनी है तो जो टीम के अंदर कोऑर्डिनेशन है उसको इम्प्रूव करना है, ग्रुप कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करनी है। ग्रुप कोऑर्डिनेशन या टीम के अंदर जो एक हमांगी हारमोनी होती है, उसको इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स भी बाज़ वक़्त यूज़ की जाती है। मैं अदर वैसे बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या जो आपके ऑर्गेनाइजेशन कोई रिक्रिएशन ट्रिप्स होती है, कोई एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ पर आप टीम मेंबर्स की समझ लें कि जोड़ियाँ बना के वहाँ पर उनसे कोई टास्क करवाते हैं, ताकि वहाँ से उनकी कोऑर्डिनेशन और एक जो है ना हमांगी हारमोनी क्रिएट होती है, तो वो आगे फिर जाके एक फ्रूटफुल रिजल्ट होती है। तो डिफरेंट वेज हैं उसको टैकल करने के, इम्प्रूव करने की कोऑर्डिनेशन को कैसे टीम के अंदर इम्प्रूव करना, क्या चीज़ें करना। अब जो हम बात करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कन्फ्लिक्ट क्या चीज़ होती है, और कन्फ्लिक्ट जब आ जाते हैं तो कैसे टैकल किया जाता है एक कन्फ्लिक्ट को। कन्फ्लिक्ट का मतलब है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कन्फ्लिक्ट का लफ्जी मतलब है एक एतराज़, ठीक है, एक एक ऑब्जेक्शन आप कह सकते हैं, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज द बेस्ट। कहते हैं कि एक उसकी डेफिनेशन हो सकती है कि कन्फ्लिक्ट अगर है, एक एतराज़ है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ऑन अ इशू, तो ये एक हो सकता है। कन्फ्लिक्ट कैन बी गुड, वो आगे हम जाके पढ़ते भी हैं, देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने जब कन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसको टैकल करने के लिए अमंग द टीम मेंबर्स क्या स्ट्रैटेजीज है उसको रिजॉल्व करने की, और किस वक्त कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी। कन्फ्रंट का जो पहला मोड है दैट इज कॉल्ड एज कन्फ्रंटेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। कन्फ्रंट यानी फेस द प्रॉब्लम। आपने जो भी प्रॉब्लम है
उसको टैकल करना है, और जो चीज़ इशू आ चुकी है, लेट्स से अब ये चीज़ होगी है, लेट्स से अगर डेडलाइन नहीं मीट हो रही, अब हम क्या करें? लेट्स से हमारा एक जो डेवलपर है वो छोड़ के चला गया, तो अब हमने उसको फेस करना। अब ये तो नहीं है कि हम इसको छोड़ दें और प्रोजेक्ट ही ना करें या कुछ ना करें। अगर आपका टीम मेंबर नहीं है, जिस तरह आप अक्सर स्टूडेंट्स बहाने करते हैं, सर वो जो मेरा जो ग्रुप मेट है ना सर, वो गाँव चला गया है। और भाई सारे अपने गाँव बैठे हुए, अपने घर बैठे हुए हैं, ये किसको आप उल्लू बना रहे हैं? ठीक है, तो बात ये है कि वो कहते हैं नकल के लिए भी अकल जरूरत होती है, तो थोड़ी सी सोच समझ के बात क्या करें। आप प्रॉब्लम अगर आ गई है, अगर वो टीम मेंबर नहीं है, तो आपने करना था ना काम उसके बिहाफ पे, आप कर लेते, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। दोनों एक दूसरे पे डालेंगे तो दोनों गए। तो बात यह है कि जो भी प्रॉब्लम है, अब उसको टैकल करना है, उसको फेस करना है, उसको सॉल्व करना है। तो ये एक चीज है कि कन्फ्रंटेशन एक मोड है कि आपको उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और टैकल करना है, जो है फेस द रियलिटी उसको कहते हैं। फिर है कॉम्प्रोमाइज। बाज़ औक़ात मैनेजर को गिव एंड टेक अप्रोच करनी पड़ती है, दूसरी पार्टी की सुननी पड़ती है, कुछ अपनी बात मनवानी पड़ती है, कुछ उसकी बात मनानी पड़ती है, गिव एंड टेक लेके। और अब ये देखिए कि अच्छे जो टीचर्स हैं, ये स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते हैं। सारी 5 की 5 स्ट्रेटेजी एक वक्त में नहीं हो सकती, 2 या 3 बाज़-औक़ात होंगी। मैं एग्जांपल भी साथ-साथ इंडिविजुअली भी कॉन्फ्लिक्ट्स को टैकल करने की एग्जांपल दे रहा हूँ और उसको भी। बाज़-औक़ात स्मूथिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्मूथिंग टेक्नीक, कि ये स्मूथिंग टेक्नीक क्या चीज़ है? ये जो आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिस पॉइंट पे है ना, उसको हाइलाइट नहीं करना। यानी जो एग्रीमेंट के पॉइंट हैं, जिस पर आप एग्री कर चुके हैं, उसको हाइलाइट करना है, और जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पॉइंट आ रहा है, उसको डी एम्फसाइज करना, उसको हाइलाइट नहीं करना, उसको एक साइड पे रखना। और बाज़ वक़्त आप टॉक शोज़ में देख रहे होते हैं कि उनका काम ही यही होता है कि जो 2 मेंबर के दरमियान जो 2 पार्टियाँ आई हैं, जो आपके पास उसमें आ रहे हैं, वो जो उस चैनल को क्या कह रहा है, उस प्रोग्राम को जो होस्ट कर रहा है, उसका मकसद ही ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट डालो, फड्डा डालो, पसौड़ी डालो, लड़ाई पाओ, रोला डालो और रेटिंग बढ़ाओ। उनका काम ही ये होता है, वो तीली लगाना। और ये हम लोग समझ नहीं रहे होते। 1 बजे एक का शो लग रहा है, 8 बजे किसी का शो लग रहा है, 9 बजे एक चल रहा है, 10 बजे चल रहा है, 11 बजे चल रहा है, 12 बजे तक दिमाग खा रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। और एक न्यूज़ जो सुबह 9 बजे चल रही होती है, 90% न्यूज़ वही आप 12 बजे खबरें सुनेंगे, रात को वही चल रही होती है। और चिड़िया ने उड़ गई, वो उस पे बैठ गई, ये ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ इस तरह की नहीं होती, ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत अलार्मिंग और थ्रेटनिंग किस्म की चीज़ें होती हैं। इस तरह ये बारिशों से हमें बचा के रखे, इसकी सैलाब और तबाहकारियाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो बैठ गई, वो उठ गया, वो छींक मार ली, वो लेक्चर ख्वाजा साहब का खत्म हो गया, वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ये ब्रेकिंग न्यूज़ इस तरह की नहीं होती पूरी दुनिया में। हमारे पास यही चीज़ चल रही है, यही मीडिया लोग कैश कर रहे हैं, उसने ये कह दिया, रात तक बस क्यों कह दिया, किसने कह दिया, कहाँ कह दिया, कोई कहता है जी वो क्यों गया, कोई कहता है उसको कहने की इजाज़त किसने दी, वो कहता है जी वो तो अपनी मर्ज़ी से कह रहा है। हर चैनल ने अपना उस एंगल लेके अपना शो करना होता है और अपने रेटिंग बढ़ानी होती है। तो स्मूथिंग टेक्निक इतनी इंपॉर्टेंट है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, जो अच्छे होस्ट या अच्छे टीचर, अच्छे मैनेजर या इस तरह की चीज़ होते हैं, जो जब आप कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें जो कुछ ऐसा पॉइंट जो क्लैश बनता जा रहा है, या डिफरेंस ओपिनियन और एक तनाव पेश पे, तो उसको आप खत्म करते हैं, उसको डी हाइलाइट के डी एम्फसाइज करते हैं। जो एग्रीमेंट के पॉइंट है, जो वो उसको एम्फसाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, जब आपके ये स्टूडेंट्स यूनियन के जिरगे, और आप अक्सर स्टूडेंट्स के देख रहे होते हैं, बैठे होते हैं ग्रुप्स में डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो जो जिरगे का जो आप समझ लें कि जो जज होता है या जो मुंसिफ होता है, या जिसका जो जो दोनों पार्टीज उसको मानती हैं, वो बड़ा उसकी उसकी मतलब स्ट्रेंथ पॉइंट से मेंटल उसकी स्ट्रेंथ और उसका सिक्का भी चलना चाहिए उसकी, जो वो कह दे एट द एंड, फिर वो मानेंगे सब लोग। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पसौड़ी मेकर टाइप होते हैं, मतलब कि वो जल्दी पे, वो कहते हैं ना, कोई तीली फेंकने वाले या तीली लगाने वाले या कोई फस क्रिएट करने वाले लोग भी होते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे लोग जब आप बुलाते हैं पार्टीज के दरमियान, तो ऐसे ना हो कि जो कोई मतलब इंतशार फैला सकें या कोई ऐसी बात बीच में कर दें जिससे और रोला खराब हो जाए। तो बड़ी चीज़ होती है कि कैसे पॉइंट्स को टैकल करना है, कैसे इश्यूज को हाईलाइट करना है। अगर स्टूडेंट्स या मैनेजमेंट या यूनिवर्सिटी कहती है कि सर ख्वाजा साहब की जो है ना, वो स्टूडेंट की टैकलमेंट बड़ी अच्छी है, वो स्टूडेंट अफेयर्स भी बार बार उनको दिया गया, डिसिप्लिनरी कमेटी में डाला गया यूनिवर्सिटी की, तो स्टूडेंट्स को टैकल अच्छा करते हैं, या उनको मैनेज करना आता है, या ट्रीट करना आता है, या टैकल करना आता है टॉप लेवल पे, तो वो डेफिनेटली फिर आपको थोड़ी साइकी भी स्टूडेंट लेवल पे भी समझनी पड़ती है, और उसको स्टूडेंट्स को रिगार्ड और रिस्पेक्ट देंगे, तो तभी वो आपको फिर उस तरह ऑनर देगा। ये नहीं कि वो टीचर की डिसरिस्पेक्ट करेंगे जो नहीं करते,
बट एक थोड़ा सा एक तरीका होता है स्टूडेंट्स को बिहेव, स्टूडेंट से बात और समझना और उसको थोड़ा सा गाइड करना। तो ये स्मूथिंग टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब अमंग द टीम मेंबर्स को इश्यूज आ जाते हैं या डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उसमें जो पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट या कंफ्लिक्ट या डिफरेंसेस पॉइंट है उसको डी एम्फसाइज किया जाता है, डी हाईलाइट किया जाता है, एम्फसाइज ऑन एरियाज ऑफ एग्रीमेंट। तो ये एक स्मूथिंग टेक्निक ही है। फिर कभी कभी फोर्सिंग टेक्निक करनी पड़ती है। फोर्सिंग का मतलब है विन एंड लूज अप्रोच। जिस तरह बाज़ औक़ात मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि नहीं, आज ही डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है, आज ही आज जो सी। आपने यूज में भी देखा होगा, बाज़ औक़ात एसपी में, बाज़ औक़ात मैंने डेडलाइन एक्सटेंड भी की, बाज़ औक़ात नहीं की। तो बाज़ औक़ात जो लीडर मैनेजर है वो अपना वो कहते हैं ना कि अपना सिक्का, अपना वो पावर का इस्तेमाल करके, फोर्स करके वो चीज़ एक मनवा लेता है। उसके लिए डू एंड डाई वाली स्ट्रेटेजी होती है। तो बाज़ औक़ात आप कहते हैं नहीं, ये चीज़ आज ही होगी, इस तरह होगी जिस तरह मैंने कह दिया। ज़ाहिर बात है आप लड़ नहीं सकते, ना आप टीचरों से, ना आप अपने एग्जेक्टिव से लड़ सकते हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं, मगर उनसे बहस और लड़ने का फ़ायदा नहीं है। बहस करेंगे और अपनी प्रोफाइल ख़राब करेंगे और काम। That is called as forcing. Withdrawal का मतलब है कि you have to back down, you have to retreat or you have to withdraw, you have to वो कहते हैं ना बैक डाउन हो जाना, विड्रॉल कर लेना फ्रॉम द एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब आप मतलब आपने जब उसको डिस्कस किया और अब आपने उसको समझ लिया कि यस नाउ इट्स नॉट कॉन्फ्लिक्ट एनी मोर, या ये जो मेरा डिफरेंस ऑफ एग्रीमेंट पॉइंट था वो हमने डिस्कस करके रिजॉल्व कर दिया, नाउ इट्स नॉट बिकम अ कॉन्फ्लिक्ट। तो विड्रॉल कर लेते हैं ड्यू टू सम रीजन और अब वो कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट नहीं रहा। तो डिस्कस करने से ही इश्यूज आते हैं, डिस्कस करने से ही प्रॉब्लम का हल निकाला जाता है, बैठने से, डिस्कस करने से। आप बैठे ही ना, काम ही ना करें, कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपको खुदाई कोई मखलूक और जो है ना वो आपको हर चीज़ का हल दे दे। जब तक आप उसकी जुस्तजू एफर्ट नहीं करेंगे, इस तरह बच्चे कहते हैं सर हमें तो किसी ने कोई काम ही नहीं कराया। भाई आप खुद तो बने, आप खुद तो लर्निंग करने वाले, खुद पढ़ने वाले बने, कुछ गाइडेंस लेने वाले बड़े सीनियर से, अपनी क्लास के अच्छे स्टूडेंट से, अच्छे टीचर से। खुद अपनी सबसे पहले तो खुद वो कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना गैर तकलीफ। तो खुद तो अपनी एफर्ट कर, खुद तो स्टूडेंट एफर्ट नहीं करते। कल भी एक उसके कोर्स में एक स्टूडेंट ने बहस करना शुरू कर दी कि जी हमें तो किसी ने कोडिंग ये है मैंने आपसे। तो मैंने कहा जी कोडिंग मेरा कोर्स होता है तो मैं रात को भी आपको कोडिंग ख्वाब में आ रही होती, इतना मैं काम था कोडिंग में भी करा था। तो खैर मैंने उसको फिर यही कहा कि मेरा जो सब्जेक्ट है मेरे वाले से पूछे, अगर आपने कोडिंग आपकी ये चीज़ नहीं है, ये वो चीज़ नहीं है, इसमें मेरा कसूर है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट के जो 5 मोड्स हैं, ये इसमें से कुछ जो है आपको अप्लाई करने पड़ते हैं, स्मूथिंग टेक्निक करनी पड़ती है बाज़ औक़ात, फिर कुछ गिव एंड टेक बाज़ औक़ात करनी पड़ती है और रियलिटी फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम को टैकल रिज़ॉल्व करने के लिए। तो डिफरेंट मोड्स को आप अप्लाई करते हैं और ये नहीं है कि एक सिनेरियो में एक ही मोड आपने अप्लाई किया, डिफरेंट मोड्स को साइमल्टेनियसली भी अप्लाई डिपेंडिंग अपॉन दैट सिचुएशन। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को टैकल करने के लिए ये डिफरेंट मोड्स हमने देखे, जिसमें कन्फ्रंटेशन है या प्रॉब्लम सॉल्विंग है या फेस द प्रॉब्लम है, फिर उसमें स्मूथिंग टेक्निक है, उसमें विड्रॉल करना या रिट्रीट करना, फिर कॉम्प्रोमाइज करना, गिव एंड टेक। ये डिफरेंट अप्रोच है जो हमने वन बाय वन डिफाइन करके एग्जांपल देके इसको समझा और पढ़ा। तो कॉन्फ्लिक्ट कैन बी गुड। आप कहते हैं कि यार ये क्या सर बात कर रहे हैं कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, वो अच्छा कैसे हो सकता है? भाई अच्छा ऐसे हो सकता है अगर मैंने कहा ऐसे करें और आपने जो है ना बिल्कुल उसकी को उसी तरह सच साहब का हाँ जी ऐसे। तो कुछ कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, सर ये अगर ऐसे हो जाए तो इसका ये हल हो जाए उसका। तो जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे विद टीम मेंबर्स, विद टीम लीडर, तो जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में वो एक क्लैश या कॉन्फ्लिक्ट फंसा हुआ है, डिफरेंस ओपिनियन, वो क्लियर नहीं होगा। मे बी आप सही हो, मे बी आप गलत हो। तो अब आपके पास जब तक सॉलिड कोई रीजनिंग नहीं है, तो तब तक आपकी वेटेज नहीं बनती कहीं। आप वैसे ही कहें जी सब कह रहे हैं बस हम एग्री करते हैं, एट द एंड ऑफ सेशन आपने कहा मैं नहीं एग्री करूंगा। किसी ने पूछा यार सबने एग्री किया, ओके किया, आपने क्यों डिसएग्री किया, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? आप कहे नहीं जी सबने तो ओके किया था, मैं तो ना करनी है, मैं तो इन्हों के खिलाफ जाना है। ऐसा नहीं होता। तो यू मस्ट हैव अ सॉलिड रीजन, वो बेशक गलत भी हो सकती है। तो कॉन्फ्लिक्ट कैन बी गुड बिकॉज इट प्रोड्यूस डिफरेंट अल्टरनेटिव आइडियाज। ग्रुप थिंकिंग डेवलप होती है, लोग डिस्कस करते हैं, जब डिस्कस करते हैं कोई प्रॉब्लम है, उससे एक आइडियाज आता है, उससे एक नई सोच। दैट इज वाई जो 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 चीज़ आप जहाँ स्टक हो जाए किसी आर्टिफैक्ट में, कुछ चीज़ों में, वो डिस्कस करने से, शेयर करने से वो चीज़, उसमें नई सोच एक आपको मिल सकती है, नई राह मिल सकती है, आपको थिंकिंग नई मिल सकती है। तो ग्रुप के अंदर भी जो टीम मेंबर्स हैं या फ्रेंड सर्कल है,
जब तक आप उनसे डिस्कस या चीज़ें शेयर नहीं करेंगे या अपना जो टीम लीडर उससे शेयर नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी। ठीक है, बेटर अल्टरनेटिव मैंने आपको बताया कि ये क्यों अच्छी है, उसके रिजल्ट्स अच्छे इसलिए आते हैं कि न्यू आइडिया या बेटर अप्रोच या बेटर अल्टरनेटिव या नई राह या नई सोच मिल जाती है। ग्रुप थिंकिंग डेवलप होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रुप थिंकिंग। अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं और आप अपना अपना वो कहते हैं ना अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अपना बोरिया बिस्तर लेके बस उधर बैठे यार बस ठीक है ये काम से दिए मैं कर लूंगा, बस मैं ज्यादा कोई इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, कोऑर्डिनेट नहीं करूंगा, मैंने इसका ग्रुप बनना नहीं था, मुझे टीम लीडर ने बना दिया। इसलिए मैं कहता हूँ जब प्रोजेक्ट करें तो अपना खुद चूज करें अभी मेंबर जिसके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन, जिसके साथ आपकी हार्मनी क्रिएट हो। सो दैट्स वाई जब प्रोफेशनल लाइफ में होगे वहां पर आपको चॉइस सिलेक्शन नहीं मिलेगी, वहां पर आपको कहा जाएगा यू आर अंडर दैट टीम लीडर और इस टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना ऐसे करना है। तो आपको वो कहते हैं नौकर की तो नखरा की करना पड़ेगा काम। जिस तरह प्रोफेशन में बॉस इज द फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन इज इन प्रोफेशनल फील्ड इज बॉस इज ऑलवेज राइट। सेकंड गोल्डन रूल इज बॉस इज ऑलवेज राइट। तो अगर नहीं काम कर रहे हैं, नहीं पसंद है, नहीं कोई चीज़ है तो फिर अपना फ्रीलांसिंग काम करो, खुद करो भाई। तो ये चीज़ है कि कॉन्फ्लिक्ट अच्छे होते हैं डिस्कस करने से, उससे आइडियाज आते हैं, ग्रुप थिंकिंग डेवलप होती है। और कुछ रिसर्च कहती है ग्रुप थिंक कैन डेवलप इफ देयर आर नो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स। मैं अमेज हूँ कि नो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स ना हो तो ग्रुप थिंकिंग कैसे डेवलप होती है। और उसमें इस तरह भी हो सकता है सब लोग डिस्कस कर रहे हैं और अगर वो प्रॉब्लम क्लियर है, रिजॉल्व है, तो वो एक ग्रुप थिंकिंग में डेवलप हो रही है। और ग्रुप थिंकिंग अगर ग्रुप में डिस्कशन हो रही है और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और एट द एंड ऑफ द डे कोई एग्री कर जाता है तो वो उससे भी ग्रुप कोऑर्डिनेशन और थिंकिंग डेवलप हो रही थी। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को दलील से टैकल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कोर्ट में केस चल रहा है तो जज जो है वो जो मुलजिम है उसको उसकी शक्ल देख के डिसीजन नहीं करता, वो दोनों जो लॉयर्स हैं उनकी जो दलील है, जो उनके पॉइंट्स हैं, एविडेंसेस हैं, जो काउंटर टैकल है उसको देख के वो डेवलप कर रहे होते हैं कि यार इस पे डिसीजन क्या किया। कुछ रिसर्चर ने कहा दैट द टास्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट कैन इंप्रूव परफॉर्मेंस बट इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट डिप्रेस द टीम परफॉर्मेंस। देखिए मैं ये तो इस रिसर्चर ने कहा, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। प्रोफेशनल अगर उसकी कोई टास्क में कोई प्रॉब्लम है या उसे सही नहीं किया या उसकी स्ट्रेटजी गलत थी, उस पर आप कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। उसकी पर्सनालिटी पे या आप जो कहते हैं कि इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बना लें तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस तरह टीचर को भी बाइस नहीं होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं वो मेल है फीमेल है वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो सबके लिए स्टूडेंट उसी तरह, सबके लिए एफर्ट उसी तरह, सबके लिए डेडलाइन उसी तरह है। वो मेल के लिए भी उसी तरह है, वो फीमेल के लिए भी उसी तरह है। वो अगर कोई रोते आंसू बहाते हुए काम करे और वो टीचर का दिल अगर पसीज जाए या किसी भी इश्यूज पर तो वो एक अलहदा पॉइंट ऑफ मोमेंट एक हो सकता है बाज़ औक़ात इस फ्रेम में। मगर अगर बाइसेंस आप शुरू कर दें कि बॉयज़ कैसे ट्रीट करें, अगर आप मेल और फीमेल कैसे करें, अगर फीमेल टीचर है तो फीमेल को सपोर्ट करे, बॉयज़ को ना करे, बॉयज़, तो ये एक बाइसनेस हो जाती है। टीचर को भी बाइस नहीं होना चाहिए और जिस तरह मेरिट पे है उस तरह कोशिश करनी चाहिए, उसके उसके साथ उसको उस तरह ट्रीट करना चाहिए। तो जो टास्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट है वो होना चाहिए। अगर आपका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप उसको डिस्कस करना चाहते हैं या उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट एक हो सकता है। वो प्रोफेशनली कॉन्फ्लिक्ट एक task related conflict can be good because to understanding the mental psychology, to understanding the psychology of the leader या मैनेजर या हेड या कोऑर्डिनेटर या टीचर वो एक अलग चीज़ है। बट इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट या वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा जब टास्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट है वो आपको जो है ना वो बेटर जो है वो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उस चीज़ को जिस पर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वो ज़रूरी भी होता है बाज़ वक़्त। ये नहीं कि जान के आपने कॉन्फ्लिक्ट बनाया। अगर है, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो आप उसको डिस्कस करें, उसको ट्राई टू रिज़ॉल्व दैट थिंग। जिस तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है ना, जब कोई चीज़ आपने क्लियर करनी है या उससे आइडियाज़ लेने हैं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन बिटवीन द पार्टीज़ होता है और एट द एंड ऑफ द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन यू मस्ट गो टुवर्ड्स अ कंक्लूजन। यू मस्ट, जो भी उस सेशन का हेड है वो उसने कंक्लूड करना होता है एट द एंड ऑफ द। ये नहीं है कि एट द एंड कंक्लूड किया नहीं और कुछ आपने डिसीजन किए बगैर ही आप आगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर इम्प्रूव करना है तो एक तो ये है कि लिसनिंग है, स्पीकिंग है, राइटिंग है, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव करनी है। और
डेफिनेटली वन शुड बी अ गुड लिसनर। स्टूडेंट्स डेफिनेटली अच्छे लिसनर होते हैं, बाज़ का टीचर जो हैं वो अच्छे लिसनर इस वजह से नहीं होते बाज़ औक़ात, क्योंकि वो डेफिनेटली उनका मेन जो टास्क होती है वो टू प्रोवाइड, टू लेक्चर, टू डिलीवर, टू गाइड, हर वक़्त यही होता है उनके प्रोफ़ेशन में। तो इसलिए वो जो है उसका जो अक्स है वो उनकी पर्सनैलिटी में आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉक्टर है प्रोफ़ेशन में, तो वो आप देखें आपके पेरेंट्स वगैरह, तो वो फैमिली में भी जब आएगा वो सोशल इंटरैक्शन में भी, तो वो हाइजीन का और सेहत का और गाइडेंस उस हवाले से, या अपने फैमिली मेंबर्स की हाइजीन का और उसकी वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़ा वो कर रहा होगा। एक लॉयर है तो उसका अपना मकसद है, एक आर्मी ऑफिसर है तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, असूल, टाइम की पाबंदी, एक प्रोफेसर या टीचर है तो वो पढ़ने, पढ़ाई, वो भी बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और ये सारी चीज़ें। तो उसका एक अक्स प्रोफ़ेशन का वो आ रहा होता है, और वो हर किसी का नहीं आता जो प्रोफ़ेशन के साथ बड़े पैशन के साथ जुड़े होते हैं, तो वो उनकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ अक्स आ रही होती है। तो जो टीचर है वो अक्सर ज़्यादातर टीचर लाउडली प्रेज़ेंट भी करते हैं, लाउडली इन पैशन इन डिलीवर भी कर रहे होते हैं लेक्चर को, सो दैट्स व्हाई वो लाउड भी सुनना पसंद करते हैं। तो वक्त के साथ-साथ मेरे अंदर भी एक चीज़ स्किल आ रही है कि मैं वक्त के साथ-साथ जो है ना वो विद पैशन जब लेक्चर प्रोवाइड कराता हूँ या डिलीवर कराता हूँ, तो मैं जो दूसरा है उससे भी कोशिश करता हूँ कि वो भी उसी एक्शन, उसी रिस्पॉन्स, उसी पैटर्न से दे। तो बेटर कम्युनिकेशन स्किल आपने इम्प्रूव करनी है, और एक इम्पोर्टेंस जो है कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के मोड्स या मैकेनिज़्म नहीं है। हम अभी स्लाइड देखेंगे उसमें डिफरेंट मोड्स या मैकेनिज्म है, ईमेलिंग है, मैसेजिंग है, सोशल कम्युनिटी वेबसाइट्स है, आपने इंटरनल कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाई है फॉर कम्युनिकेशन। तो ये अगर कम्युनिकेशन टू द राइट पर्सन एट द इंस्टेंट एट द राइट मोमेंट नहीं है, वो नहीं मोड है, तो फिर प्रॉब्लम है। अब मुझे बताएं कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कम ऐसी जगह है जहाँ पर आपका इंटरनेट प्रोवाइड या ये चीज़ें ना हो। तो ये चीज़ें हैं और प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अगर आपने डेफ़िनेटली डिस्टेंस लर्निंग या आप अपने घर में बैठ के वो करना चाह रहे हैं, यहाँ से यूनिवर्सिटी से चले गए हैं या जो लोग दूर-दराज़ के हैं, तो अगर वहाँ पर नहीं है तो आपने अगर सेमेस्टर पढ़ना है, तो वो आपको कुछ ऐसी जगह या ऐसा इंतख़ाब करना पड़ेगा रिलेटिव की तरह जहाँ पर सिग्नल्स या चीज़ें हैं ताकि वो कर सकें। क्योंकि ये तो नहीं है कि आपके घर बैठे वहाँ पर अगर सिग्नल लेट्स से बहुत कम कुछ ऐसे मतलब आप कह सकते हैं हिली एरियाज़ में है, बट बल्कि आस्ता-आस्ता तो नेटवर्क फैलता भी जा रहा है, प्रॉब्लम्स बिल्कुल होंगे। तो ये तो नहीं है कि वो मैं मुहावरा कहता हूँ कि प्यासा कुएँ के पास आता है, कुआँ प्यासे के पास उठ के नहीं आता। तो आपको मतलब टीचर उधर आपके घर के पास आके लेक्चर डिलीवर करे ऑनलाइन। तो उसका डिफरेंट आप अल्टरनेटिव दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब कहते हैं यहाँ के भी के सर नेट नहीं है, तो आपके पास मोबाइल डाटा हर वक़्त आप नेट पैकेज में होते हैं हर वक़्त चल रहा होता है पैकेज। तो अगर आपके पास घर में वाई-फाई की प्रॉब्लम आ रहा है सिग्नल या बारिशों की वजह से, तो आपके पास नेट पैकेज है भाई, एक्टिव करें और आप मंथली या हफ्ते का पैकेज लें और अपना काम ज़बरदस्त चलाएँ। तो ये एक लेम एक्सक्यूज़ है, ठीक है? एक अजीब-सा एक्सक्यूज़ है जो कहते हैं कि यार बच्चे जो है, हमारे छोटे बच्चे भी जो है ना, वो डिवाइसेज़, कार्टून्स और ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो ये एक एक अजीब-सा है कि सर हमें तो डिलीवर नहीं हुआ, सर हमें तो पता ही नहीं है कब हो रहा है, क्या मैसेज है। आप मतलब आप अपने मैसेजिंग ग्रुप देखते हैं ना, एलएमएस देखते हैं, तो ये तो बड़ी अजीब-सी बात है। तो एक तो लीडरशिप होनी चाहिए और जो अंडरस्टैंड कर सके कि इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, जिस तरह हमने कॉस्ट ऑफ क्वालिटी देखा था ना कि लास्ट टाइम के कॉस्ट ऑफ अ क्वालिटी ऑफ अ गुड प्रोडक्ट, अगर उसको समझ आ जाए तो फिर वो क्वालिटी का प्रोडक्ट भी बनाएगा, क्वालिटी के प्रोसेसेस भी डेवलप करेगा पहले और उसको फॉलो करेगा। अगर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं होती, जो डिफेक्ट है या क्वालिटी उसको अचीव नहीं हुई, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ डिफेक्ट है ऑफ दैट प्रोडक्ट क्वालिटी, अगर उसको उसकी इसका पता लगेगा तो फिर समझ आएगी कि यार कितनी वर्थ सकती है। तो इसलिए हमने कम्युनिकेशन को जब इम्प्रूव करना है तो कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस, लीडरशिप जो अंडरस्टैंड करे कम्युनिकेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इन इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन और उसकी इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है। फिर इफेक्टिव मीटिंग्स हमने करनी है विद पैसिव टाइम और पर्पस इंटेंडेड आउटकम्स ऑफ द मीटिंग, डिटरमाइन हु शुड अटेंड द मीटिंग, एजेंडा, पार्टिसिपेंट, हैंडआउट्स, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। जब भी कोई हम मीटिंग करते हैं तो पहले तो प्लान करते हैं कि किस मीटिंग किस पर्पस के लिए, कौन-कौन से लोग अवेलेबल होंगे, एजेंडा क्या होगा और किस फॉर्मेट में हम करेंगे। मीटिंग्स के हैंड आउट विजुअल्स साथ-साथ पहले प्रोवाइड करने हैं या
ये नहीं कि मीटिंग के बाद आपको दी जाए। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के और साथ शेयर करने के लिए विद इन द टीम मेंबर। टेम्पलेट्स फॉर प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन आप नेट से सर्च कर सकते हैं। जिस तरह चेंज कंट्रोल बोर्ड जो था, चेंज की रिक्वेस्ट का एक फॉर्म भी स्टैंडर्डाइज तौर पे लोगों ने बनाए होंगे कि अगर एक चेंज रिक्वेस्ट आती है प्रोजेक्ट के अंदर तो उसमें कैसा एक फॉर्म होना चाहिए, कैसा डिज़ाइन करना चाहिए। इसी तरह कम्युनिकेशन करने के लिए जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ बनाए हुए हैं या कम्युनिकेशन के जो नेट पे अवेलेबल है टेम्पलेट, तो वो चीज़ें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से ये एक वैसे आउटलाइन दी है कि फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसमें कवर पे टेबल ऑफ कंटेंट्स, एक्नॉलेजमेंट, डेडिकेशन, प्रोजेक्ट इन ब्रीफ का एक थर्ड पे जो लिखा है नीड फॉर द प्रोजेक्ट इन ब्रीफ होता है। एग्रीमेंट लेटर मींस कि अगर आप एक्चुअल क्लाइंट के लिए कर रहे हैं एग्रीमेंट है, और आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट, ये लेसन लर्न, ये फेलियर हुआ, सक्सेस हुआ, एक्सेप्टेंस आप करते हैं, क्या टेक्निक्स यूज़ की। फिर आपके पास डिलीवरेबल गैंट चार्ट और नीचे अटैचमेंट है विद ऑल द डिलीवरेबल्स। वो जो डिलीवरेबल की बात करें वो ये वाले डिलीवरेबल है, विजन, एसआरएस, यूज केस डायग्राम, वो नहीं। इससे ऊपर देखिए कितनी चीजें हैं जो आप उसके आर्काइव और लॉग में मेंटेन कर रहे थे। डेवलपर इंफ्रास्ट्रक्चर, लास्ट बट नॉट द लास्ट स्लाइड है कि हमने एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। किसका? कम्युनिकेशन का। मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा कि अगर आपने एक ऑफिस बनाना है तो उसके अंदर डेफिनेटली वो सारी चीजें होंगी। एनवायरनमेंट होगा, ऑफिस होगा, फैसिलिटी होगा, रेस्ट रूम होगा, आपका मीटिंग के रूम्स हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट उसके साथ साथ आपने जो सिस्टम्स हैं, जो कम्युनिकेशन की चीज़ें, वो सारी चीज़ें प्लान करनी है और साथ साथ उसको यूटिलाइज करना है। तो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में टूल्स हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर है, ईमेलिंग है, फैक्स मशीन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, सोशल कम्युनिटी वेबसाइट्स है। इन सब को यूज़ करके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली। फिर टेक्निक्स क्या हैं कि हमने क्या टेक्निक्स लगानी है अगर हमने कम्युनिकेशन विद द टीम मेंबर्स करनी है। टेक्निक्स क्या क्या है? कुछ टेक्निक जो आसान है वो अंडरस्टैंडेबल है, कुछ मैं जो बता देता हूँ यहाँ पर। गाइडलाइंस एंड टेक्निक्स हैं, मीटिंग अराउंड द रूल्स एंड प्रोसीजर, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होगा, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, नेगोशिएशन टेक्निक। तो ये जो है कि टेक्निक्स नेगोशिएशन करनी जो है ना, जो मैनेजर है या एक टीचर है या एक एचओडी है या एक हेड है, वो जब भी मीटिंग्स करता है वो सारी चीज़ें सुनता है, एट द एंड उसको कंक्लूड भी करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच उसकी होनी चाहिए कि हमने अब इसका हल निकालना है, सिर्फ बहस नहीं करना है, इसका फाइनल डिसीजन करना है। ठीक है। फिर निगोशिएशन टेक्निक होनी चाहिए उसके पास कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। एक उसकी निगोशिएशन टेक्निक, फिर डिसीजन मेकिंग है, फिर जो आपके पास मीटिंग के कोई रूल्स आ जाते हैं, जो एथिक्स है, तरीक़ेकार हैं मीटिंग के, कि मीटिंग करने के भी तरीक़ेकार हैं, किस तरह करनी है, क्या कंक्लूड करना है, किस तरह उनको नेक्स्ट मिनट्स ऑफ मीटिंग एक चीज़ होती है कि अब हमने पिछली मीटिंग में ये चीज़ तय की थी और ये डिसीजन लिए थे। नेक्स्ट मीटिंग में आते हैं तो मिनट्स ऑफ मीटिंग को पहले देखा जाता है कि फाइनल हमने कंक्लूड क्या किया था और उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंस थी और क्या चीज़ हमने नेक्स्ट मीटिंग के लिए पेंडिंग रखी थी, और ये चीज़ें वो दोहराई जाती हैं और देखा जाता है कि लोगों ने उस पर अप्लाई किया नहीं किया। तो ये कुछ टूल्स हमने देखे इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन का। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर करना है तो टूल्स यूज़ करनी है, टेक्निक्स यूज़ करनी है कम्युनिकेशन की। तो हम कोई गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं कम्युनिकेशन की, जो हमने या कस्टमाइज़ करके ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं। मीटिंग्स करने के रूल्स हैं वो हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे है या डिसीजन कैसे प्रोसीजर्स हैं आपके, किस तरह डिसीजन होती है या क्या क्या डिसीजन की पावर किस किस के पास है या किस तरह उसको चैलेंज किया जा सकता है। ये नहीं है कि अगर किसी ने डिसीजन कर दिया आप उसको नहीं, अगर आपको वो चीज़ लगती है तो आप टॉप मैनेजमेंट के पास जा सकते हैं। जिस तरह अगर आपको कोई इशू होता है तो आप पहले कोशिश करते हैं कि जो आपका जो सीआर है वो उस इश्यू को टैकल करे और उसको लीड करे और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करे। अगर वो नहीं होता फिर आप टीचर के पास खुद भी जाते हैं और बाज़ को तो उसको इश्यू को रिजॉल्व करते हैं। अगर इंडिविजुअली, अगर ओवरऑल है तो वो एक कलेक्टिव एक, फिर आप कोऑर्डिनेटर के पास जाते हैं, फिर एचओडी के पास जाते हैं, फिर आप टॉप मैनेजमेंट इंचार्ज के पास या एडिशनल स्टार के पास जाते हैं जिसको आप बेहतर समझते हैं रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो एक हायरार्की को फॉलो करते हैं। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो है ना फिर इसी तरह फॉलो की जाती है। और प्रिंसिपल क्या अप्लाई करना है, एक जो असूल है वो है ओपन डायलॉग। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओपन डायलॉग एंड एग्रीड अपॉन वर्क एथिक। तो एक तो चीज़ है कि जब आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, अब हमने पढ़ाना है, हमने लेक्चर डिलीवर करने हैं, हमने कंटेंट शेयर करने हैं, हमने समझाना है, हमने एग्जाम्पल, हमने
हमने गाइडलाइंस, ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, जो इसका क्वालिटी लेवल है वो कम हुआ होगा, वो इतना इम्प्रेसिव नहीं होगा, मगर कुछ टीचर ने उसको मेंटेन किया है कि वो लेक्चर सुनते हुए या वीडियो लेक्चर सुनते हुए या उनसे कम्युनिकेशन करते हुए स्टूडेंट्स को ऐसा फील नहीं होगा कि हमने जो है ना वर्चुअल क्लासेस ली हैं या ऑनलाइन क्लासेस ली हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा फील हो रहा होगा कि हम लाइव लेक्चर सुन रहे हैं और सिर्फ तसव्वुर नहीं किया कि सर खड़े हैं या नहीं खड़े। हाँ, किसी को शौक हो तो वो तस्वीर देख सकता है मेरी, तस्वीर इतना मैटर नहीं करता। वो लेक्चर क्वालिटी, कंटेंट और अब देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बस रिस्क मैनेजमेंट रह गया और अब अगर अपने कोर्स आउटलाइन उठाएं तो तकरीबन हमने अचीव ही कर लिया और हम नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह रिस्क मैनेजमेंट भी कंप्लीट करेंगे और उसका एक डॉक्यूमेंट एग्जांपल के तौर पे वो भी हम करेंगे। मैं एग्जांपल भी कराऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा और आप उसकी तरह का एक एग्जांपल डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब अचीव किया, काफ़ी कुछ बेहतर किया, कुछ काम भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकली भी किया, क्विज़ेस भी हुए, असाइनमेंट्स भी हुई, कुछ ऑनलाइन असाइनमेंट हुई और सरप्राइज़ क्विज़ेस भी बीच में चल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अगर चल रही हैं और अगर आपके टीचर ने कंटेंट भी कंप्लीट किए विद इन द टाइम फ्रेम और क्योंकि अगर अगर हम अभी देखें कि इस वीक में 21 और अभी नेक्स्ट वीक भी और आगे भी है, तो जो हमारे पास रिमेनिंग टाइम बचेगा तो हम उसकी प्रिपरेशन या कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन या कोई इंपॉर्टेंट एनालिटिकल क्वेश्चंस वो भी पोर्ट्रे हो सकते हैं और डिस्कशंस भी हो सकती हैं, ओपन डिस्कशन हम सेशन कर सकते हैं रिगार्डिंग सम कोई टॉपिक किसी ने समझना है, कोई चीज़ स्ट्रैटेजी समझनी है, टेक्निकली समझना है, तो हम ओपन सेशन भी करेंगे जिस पे हर किसी को एक क्वेश्चन पूछने का, कोई चीज़ क्लियर करने का एक राइट है ताकि रिगार्डिंग एनी टॉपिक, रिगार्डिंग एनी पॉइंट, रिगार्डिंग एनी आर्टिफैक्ट, रिगार्डिंग एनी कोई इशू है तो वो भी करेंगे। तो जो प्रिंसिपल है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको वाइंड अप कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल है वो ओपन डायलॉग। ओपन डायलॉग का मतलब है कि वेयर एवरी एम्प्लॉय, वेयर एवरी स्टूडेंट कैन इंटरेक्ट। अब यस, इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि अगर मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन के लिए अपना हैंड पुट ऑन करते हैं, बाज़ बात तो लोग एथिक्स ही नहीं है, जिसमें बात करते हैं वर्क एथिक। एथिक ये है कि आपने अगर टीचर से क्वेश्चन करना है तो वो एक उसमें आप ऑप्शन में जाएं और वो हैंड रेज करने का एक आ जाता है और डेफिनेटली कई स्टूडेंट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप हैंड रेज करें, कोई वकार हैंड रेज करूं तो मैं इसको कहूंगा जी वकार क्या कह रहे हैं, ये किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया, मैंने उसको कहा जी मोहम्मद सजावल साहब, सजावल साहब ने हैंड रेज किया, जी सजावल, दो हाथ खड़े हो गए। अब बंद कर दो ना, ड्रामे ना करो, सबने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए। तो वो क्वेश्चन फिर टीचर को एक अलर्ट पता लगती है कि भाई सामने कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो हमने अगर इधर भी रखा हुआ है या अगर इस को डील करने के लिए हमने व्हाट्सएप क्यूरी के लिए मैं अवेलेबल होता हूँ, लोग क्वेश्चन भी पोस्ट करते हैं, मैं उसका आंसर भी देता हूँ। फीमेल साइड पे भी लोग क्वेश्चन करते हैं, बाज को लेक्चर का रिस्पॉन्स देते हैं या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ वो पूछते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ। मैं तो हाजिर हूँ। आप ये नहीं कि लेक्चर खत्म हुआ तो आप अभी क्वेश्चन करें तो नहीं मिला, मैं तो ऑल द टाइम, मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिविटी पे भी देख रहा हूँ जो आपके ग्रुप की है। और अगर कोई गैर जरूरी एक्टिविटी, जिस तरह जाहिद साहब है, कभी पोइट्री शेयर कर देते, फिर कहते हो सॉरी सर ये तो आपके लिए नहीं था, सॉरी सर ये तो मैं फ्रेंड को कर रहा था, फिर उसको समझाता हूँ तो समझ आता है, खैर है समझ जाएगा। तो जी मोहम्मद उस्मान अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बस खत्म कर रहे हैं फिर आप कह दीजिएगा। तो प्रिंसिपल जो है ना वो है ओपन डायलॉग, जहां पर जो प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं, जब प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं तो वहां पर जो आपको कुछ कहना होता है इन एथिक, इन अ प्रॉपर वे आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कहने का भी अंदाज है, वो कहते हैं ना हर बात अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी ये बात। तो अंदाज कितना इम्प्रेसिव है, कितना वो कहते हैं परसुएडिंग है किसी को कायल करने के लिए। वो कहते हैं कि एक टीचर के पास अगर परसुएडिंग स्किल है, किसी पॉइंट को, किसी एग्जाम्पल को, किसी टॉपिक को वो ऐसे समझाता है कि वो बात असर कर जाती है, वो बात घर कर जाती है, वो बात समझ आ जाती है। तो अगर हम इसको लुबे लबाब, अगर हम इस चैप्टर को, छोटा सा चैप्टर था, इसको जोड़ें तो कम्युनिकेशन इतना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर कम्युनिकेशन विद इन द टीम मेंबर, विद इन द क्लाइंट्स तो दूर की बात है, विद इन द टीम मेंबर नहीं हुई, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुई, इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम से कम, तो वो भी मसले भी होती है, मगर वक्त पे करनी चाहिए। ये नहीं कि कम करने की वजह से हो जाता है। लैक का मतलब है कि जब करनी चाहिए तब की नहीं, कम बोल रहे हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स से हम कहते हैं कि जो स्टूडेंट बिल्कुल
चुप करके गुमसुद और बुत बन के बैठे होते हैं, बोला करें, पूछा करें, पार्टिसिपेट किया करें, हाँ ना किया करें, कुछ खुद से क्वेश्चन कर लिया करें। इसलिए जब वो नहीं कर रहे होते क्लास में तो टीचर जो है वो खुद से पार्टिसिपेट करके उनसे कोई चीज उछवा, ये देखें ये टीचर की स्ट्रेटेजी है। अगर ये टीचर इस तरह कर रहा है तो वो ये चाह रहा होता है कि वो भी पार्टिसिपेट करे, कुछ पार्टिसिपेट कर सकें, कुछ इन्वॉल्व हो सकें, तो ये चीज होती है। तो अगर हम इसको रैप अप करें चैप्टर को, तो कम्युनिकेशन एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन और या इम्प्रॉपर प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं की, टाइम पे नहीं की, टाइम पे डिलीवर नहीं किया, कम्युनिकेट नहीं किया, तो ये आप नहीं कह सकते कि सर आपके कोई लेक्चर, आपकी कोई सेशन कब है, आपकी असाइनमेंट कब है, क्या चीज है। मेरे ख्याल से इतने मैसेज आप एक दूसरे को नहीं करते होंगे ग्रुप में, जितने मेरे ख्याल से ग्रुप्स में मैं मैसेज कर रहा हूँ, हर चीज को अपलोड कर रहा हूँ, आपके एलएमएस पे अपलोड कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपके सीआर जीआर्स के साथ, स्टूडेंट्स भी जो जिनको प्रॉब्लम वो भी शेयर करते हैं। तो आई होप कि आई एम डूइंग वेल। तो अगर देखा जाए तो हमें पहले से डॉक्यूमेंट तो एक बनाना है, जैसा प्लानिंग का डॉक्यूमेंट होता है, कम्युनिकेशन प्लानिंग का डॉक्यूमेंट क्या है, कौन कौन से हमारे स्टेक होल्डर है, कौन कौन से हमारे वो स्टेक होल्डर है, किन किन फेजेस पे या किन किन फेज के अंदर जो टास्क है वो उन चीजों से हमने उनके साथ कम्युनिकेट करना है, वो किस डॉक्यूमेंट हमने उनसे क्या लेने हैं, किस फॉर्मेट में लेने हैं, किस टाइम पे लेने हैं, ये सारी चीजें प्लानिंग के अंदर आ जाती है। फिर इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कब करनी है, किससे करनी है, ये सारी चीजें, उसका एक चार्ट बनता है स्टेक होल्डर एनालिसिस का फॉर कम्युनिकेशन चार्ट, एक टेबल फॉर स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, स्टेक होल्डर एनालिसिस फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। हमने इन लोगों से कम्युनिकेट करना। अगर आपके पास चार्ट बनाओ, एक आपके पास इस तरह की चार्ट बनाओ कि ये है, इनसे अब इस वक्त इस टाइम पे इस पे कम्युनिकेट करना है, इस बंदे से रब्ता करना है, इस कॉन्टेक्ट इस ईमेल से, तो वो बड़ी हेल्प आउट कर देती है। वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको बड़ा हेल्प आउट कराता है। तो ये भी डॉक्यूमेंट आप अभी प्रोजेक्ट पे तो आपके 2 मेंबर है और आप अभी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, जब आप क्लाइंट के लिए करेंगे, प्रोफेशनल करेंगे, तो इस तरह के चार्ट आपको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं फॉर कि अब अपकमिंग टास्क क्या है, किससे किस वक्त कोऑर्डिनेट करना होता है, ये सारी चीजें। तो कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस है। कम्युनिकेशन अगर नहीं होती तो प्रॉब्लम्स आते हैं। उस प्रॉब्लम के लिए हमने कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन पढ़ी, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग मोड्स देखे, और फिर हमने देखा कि अगर कम्युनिकेशन करनी है तो कम्युनिकेशन की वाइटल इंपॉर्टेंस क्या है और उससे क्या होती है, प्रोग्रेस ग्रोथ होती है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन का अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, उसके अंदर आप डेफिनेटली आपने टूल्स को भी अप्लाई करना है। फिर जो टेक्निक स्ट्रेटजीज है कम्युनिकेशन करने के लिए, डिफरेंट मोड ऑफ टूल्स आप यूज कर सकते हैं। यूज फॉर ईमेल है, क्विक रिस्पॉन्स आ सकता है, सोशल कम्युनिटी साइट्स कर सकते हैं आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन करें। तो अगर वो एम्प्लॉय जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अपने कैबिन में, अपने ऑफिस में है, तो ही और शी कैन रिसीव द मैसेज विद इन इंटरनल एप्लीकेशन जो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज की है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेशन आप कर सकते हैं। अगर आप आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट सिटीज में या डिफरेंट, तो यू कैन यूज वीडियो वॉल कॉन्फ्रेंसिंग अमंग द टीम मेंबर्स और अमंग द क्लाइंट्स, ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन करने के लिए। तो ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी नहीं है, अब हम कैसे रब्ता करें। मैं 8th सेमेस्टर की एक इम्प्लीमेंटेशन का डेमो ले रहा था, तो एक स्टूडेंट ने कहा सर मैं दूर बैठी थी, फीमेल ही थी, मैं दूर बैठी हूँ ग्रुप से, तो मैं नहीं कर सकता। भाई दूर सब बैठे हुए हैं, आपके पास ये टूल्स नहीं है, आपके पास ये स्काई, व्हाट्सएप, ये सोशल कम्युनिटी, आप अपना काम करें और शेयर करें कोड, या लाइव कर सकते हैं कैसे हो रहा है, क्या चीज हो रही। तो सिर्फ ड्रामाबाजी, लेम एक्सक्यूज है। ये वही बात है, कुछ स्टूडेंट एट द एंड ये कहते कि वो डेमो कर रहा, वो कोडिंग कर रहा था, तो मैं साथ दुआए कुनूत या आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी। वो कोडिंग कर रहा था तो मैं साथ कह रहा था इफी आई डबल एफ लिख गए हो, इफ की स्पेलिंग आई एफ होती है, इफ स्पेलिंग ठीक करो। तो ऐसे नहीं होता, आपने अपना पार्ट करना है, आपने अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट में करना है। ये नहीं कि एक बंदा कहे जी मैंने तो डॉक्यूमेंटेशन की है और दूसरा कि जी मैंने कोडिंग की। और भाई डॉक्यूमेंटेशन P1 में देखी जाती है, जो मैंने ऊज में पढ़ाई वो 7th सेमेस्टर में P1 में वो आप तकरीबन वही चीज करेंगे। और कोडिंग जो है वो 8th सेमेस्टर में इम्प्लीमेंटेशन है, और 2 में से कहे कि जी मैंने कोडिंग की है, दूसरा कि मैं तो बस कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो तो वैल्यूएशन डॉक्यूमेंटेशन के मार्क्स तो नहीं मिलेंगे 8th सेमेस्टर में। तो कोडिंग का कुछ ना कुछ तो आपने मॉड्यूल करना होगा। ये नहीं कि पूरे प्रोजेक्ट में आप कहे जी मैंने तो लॉगिन सिक्योरिटी का मॉड्यूल देखा, बाकी सारा इसने, ऐसा नहीं है। आपको बैलेंस नहीं भी है तो एक सफिशिएंट लेवल पे आपने काम करना है। कोडिंग में डिजाइनिंग भी आ जाती है, डेटाबेस टैकलिंग है, चेक्स है, कुछ मॉड्यूल्स की कोडिंग है। तो आप अपना कुछ कोडिंग में पार्ट अदा करेंगे या करेंगी, तभी कुछ फायदा होगा। तो कम्युनिकेशन करना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन करना जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आप स्ट्रेटजीज को यूज करेंगे, कोई रूल्स को या ओपन डायलॉग बॉक्स को, कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम रेजोल्यूशन को, डिफरेंट टेक्निक्स जो आपको यहाँ पर मेंशन की है कि कम्युनिकेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे? ओपन डायलॉग बॉक्स को। जब प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं तो ओपन डायलॉग बॉक्स का मतलब होता है हर किसी को राइट है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बात मीटिंग में कर सकता है, ठीक है, और डिस्कस कर सकता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकता है, अपनी अप्रोच एक थिंकिंग बता सकता है, उसको उसको दलील से डिफेंड कर सकता है और फिर उस पर फैसला करना डिसीजन टॉप मैनेजमेंट का काम है। और विद वर्क एथिक का मतलब है कि अगर आप एथिक्स के खिलाफ करेंगे, जिस तरह क्लास में भी बैठने के तरीके आदाब होते हैं, अगर आप उस तरह क्लास में ड्राइंग रूम में समझ के बैठेंगे तो वो उसके आदाब नहीं है। मीटिंग में भी अगर आप बैठेंगे और मीटिंग में एक जो मीटिंग का जो एक आपके समझ लें मीटिंग क्रिएटर मॉडरेटर है वो प्रेजेंट कर रहा है या करवा रहा है और बीच में उठ के आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपना लेके चल रहे हैं, जिस तरह क्लास में बाजू का स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू एजेंडा और ड्रामाबाजी करके या एक फर्स्ट क्रिएट करके लेक्चर के माहौल को खराब करते हैं, मैं वहीं पर डांट देता हूँ। अगर वहां पर स्नब ना किया जाए तो फिर प्रॉब्लम होगा। आई होप कि दैट एंड्स द टुडेज लेक्चर। और माशाल्लाह स्ट्रेंथ अब आस्ता आस्ता जो लेक्चर अब एंड की तरफ चल रहे हैं, सेशन एंड की तरफ चल रहे हैं, 1-2 हफ्ते चल रहे हैं, तो अब जो है ना वो स्ट्रेंथ अभी भी देखें 30 के करीब है और आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 40 है, ये चेक कर ले। 30 मुझे मिला के 29 स्टूडेंट है, ठीक है, तो आपकी क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो 40 आई थिंक सो 40 है या 40 प्लस इस तरह ही है। तो ये और प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर डेफिनेटली आप असिस्ट आप फैसिलिटेट आप हेल्प ले सकते हैं। आई होप कि दैट एंड्स द टुडेज लेक्चर। और ये भी सेशन ख़त्म ही हो गया, देख लें 40 मिनट के करीब और 80 मिनट्स के करीब करीब का लेक्चर हुआ और ये सारी एंड हुई कि जी इंशाल्लाह जो है हम कल जो है वो रिस्क मैनेजमेंट हमारा जो टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से पढ़ेंगे। और रिस्क क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे फ़ायदे देती है, रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज़ क्या है, और कैसे रिस्क मैनेजमेंट एक डॉक्यूमेंट प्लान बना जाता है, रिस्क की क्या अप्रोचेस हैं, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। आपके पास चैप्टर थोड़ा सा देखा करें और बड़ा मज़े का चैप्टर है और इन्फॉर्मेटिव है, प्रैक्टिकल है, उसके अंदर कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट बनाई जाती हैं जो कि आप स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है या प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने से पहले रिस्क को आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं या रिस्क देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं, तभी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं और जो आप करते हैं तो रिस्क को भी आप मेंटेन करते हैं। तो इंशाल्लाह हम कल सेशन को ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट जो टॉपिक क्या चीज़ है। एलएमएस पे अगर कोई एक्टिविटी होगी कल या कोई गाइडलाइन होगी